जब आपने फांसी दे दी तो फांसी नेचुरली जब आप देते हैं तो आदमी बड़ा टेंस होता है। मरने से पहले बहुत तो होगा मरने ही। से पहले, और मरने से पहले ये भी माना जाता है कि जो बोलता है आदमी सच बोलता है। किस तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करना है उसमें बड़ा स्मार्ट था। उसको लेडी किलर भी कहते थे कि लेडीज को तो एकदम ही पटा लेता था। अपनी किताब में भी जिक्र किया है उनका। उनकी मौत आपके ही घर में होगी। अफजल गुरु के केस में क्या हुआ कि जब हम गए तो उसको पहले से ही ये एक अंदेशा हो गया था कुछ उसके साथ होने जा रहा है। हमने उसको जो है 1-2 रातें पहले ही जो है अलग उसको लॉन्च कर दिया था। पहले वो और प्रिजनर के साथ था, मैं था, जेल सुप्रिंट थे, दूसरे लोग थे, हम भी साथ ही उनके गा रहे थे। वो गाने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आंखों में मुझे कंपैशन नजर आ रही है, तो मैं जब मुझे फांसी के तख्ते पे ले जाएंगे तो मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप देख सकते हो। और हमारे जो स्टाफ होता है कि जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं इनका, तो मुझे कई बार लगता है कि सही मजाक उड़ाते हैं। कोई जेल ब्रेक की चीजें आपके टेन्योर में कई सारी ट्राई हुई, जिसमें एक तो चार्ल्स शोबराज वाला बहुत फेमस केस है ही, और चार्ल्स वाला केस भी आप बताओ कि कैसा आदमी था चार्ल्स। हमने बहुत सिनेमा देखा, उस पर बहुत फिल्में देखी, लेकिन चार्ल्स के बारे में वो क्या एक्स फैक्टर है, आपका क्या उसका डेफिनेशन है? एक तो ये, और दूसरा जेल ब्रेक कैसे हो गया था और कैसे हो, उसके अलावा भी क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए? देखिए, जहाँ तक चार्ल्स शोबराज की बात है, हम लोगों में ना एक कॉम्प्लेक्स होते हैं इंडियंस में। अगर कोई भी गोरी चमड़ी वाला है तो हमें गुलामी कहना नहीं चाहिए, ये वाली एक आदत होती है। हम लोग अपने आप को सबॉर्डिनेट समझना शुरू कर देते हैं कि जो गोरी चमड़ी वाला है वो हमारे से आगे होगा, या फॉरनर है तो हमसे आगे होगा। उस मेंटेलिटी का जो है चार्ल्स शोबराज ने फायदा उठाया। वो नंबर एक, इस बात को समझता था। वो इस बात को समझता था। दूसरा, चार्ल्स शोबराज का था वाकई वो बहुत स्मार्ट वो था, बोलने में बड़ा स्मार्ट था, और अपना किस तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करना है उसमें बड़ा स्मार्ट था। उसको लेडी किलर भी कहते थे कि लेडीज को तो एकदम ही पटा लेता था। जो पटाना हमारे में वो पटाना, मैं वर्ड जो बड़ा क्रूड वर्ड बोल रहा हूँ, तो लेडीज को तो एकदम अपने झांसे में इम्प्रेस कर लेता था इम्प्रेस कर लेता था। आप देखें, जब 1900 ये यहाँ से जब 14 साल कैद काट के नेपाल की जेल से गया है, तो वहां भी मैंने सुना है कि वहां का जो डीजी पुलिस था उसकी लड़की से उसने शादी की। ये 80 साल का था, वो लड़की 35 साल की थी, और एक बच्चा भी उससे कर दिया इसने। अब वो दोनों जो है वहां पे रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं। तो लेडी चार्मर तो ये बहुत तकड़ा था। मैं जेलर होता था इसका, तो ये मुझसे बार बार पूछता था मेरे को मिलने तो नहीं आया। उन दिनों में क्या होता था कि अगर कोई भी बाहर से आता था मिलने के लिए कि उसने फलां फलां प्रिजनर से मिलना है, तो हम मिला देते। तो उस टाइम पे 2 क्लास होती थी, बी क्लास और सी क्लास। बी और सी हाँ, क्या और है चार्ल्स सर? शोबराज को बी क्लास मिली हुई थी। और बी क्लास का मतलब ये होता था या तो आप इनकम टैक्स पे ही हो या आप ग्रेजुएट हो, तो आपको बी मिल जाती थी। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि मतलब सी बिजनेस क्लास, क्लास और कैटल क्लास। हाँ बिजनेस बी और क्लास और सी। कैटर क्लास आप ये कह लो। जो बिजनेस क्लास होती, बी क्लास जो होती थी, उसमें काफी अच्छा वो मिलता था, खाना मिलता था। जैसे और कैदियों को 2 टाइम खाना मिलता था, इनको 3 मील मिलते थे, ब्रेकफास्ट भी मिलता तो ये था। अलाउड था, मतलब खाना सबका बराबर नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी भी ये चीज डिफरेंशिएट और स्टेट्स में तो चल रहे हैं। इंडिया में तो, दिल्ली में तो हमने खत्म कर दिया। दिल्ली में तो जो है खाली एक ही क्लास है जो ऑर्डिनरी क्लास है, और उसमें जो आपको जो सहूलतें मिलती हैं वो आपकी नेसेसिटी के बेस पे मिलती है। जैसे आप अगर बीमार हैं तो आपको अगर कुछ हाई लिपिड की डाइट चाहिए या कुछ है, या दूध चाहिए, तो डॉक्टर लिखेगा, आपको मिलेगा मिलेगा। नॉन वेज हमारे यहाँ नहीं होता। ये खाली मेरे ख्याल जेल, इकलौती जेल है जहाँ पे हमने नॉन वेज सबसे पहले बंद किया था, क्योंकि हमारा होता था जैसा अन्न वैसा मन। तो हमने नॉन वेज कभी ये 81 जो के बाद तो हमने अलाउ नहीं किया। विदेशी क्रिमिनल्स होते हैं तो वो कैसे सरवाइव करते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो नॉनवेज हमने वो किया नहीं था। तो पहले मैं चार्ल्स शोबराज की बात पूरी कर लूं। जी, चार्ल्स जी। शोबराज जो है उसका था कि मैं कहता हूं उसमें एक जज्बा था जीने का। वो जेल में जब उसको किसी लड़की ने अगर उससे मिलने के लिए टाइम मांगा है और हमने दे दिया, तो बड़ा टाई वगैरह लगा के, सूट वगैरह पहन के आता था। तो ये सब सामान उसका जेल में रहता था? जेल में अभी भी रख सकते हैं, कपड़े टाई रख सकते टाई हैं? सूट वगैरह आप अभी भी रख सकते हैं वहां पे। तो वो अपना करके आता था।
और अगर कोई किसी मेल उसने मिलने आता फिर ये ऑर्डिनरी कपड़ों में आता था। उसका एक जज्बा इतना था, वो जिससे बात करता था इतना फ्रेश वे में बात करता था, तो लेडी उसका तो जो है वो आप लगा लें कि उनको तो ऐसे ही अट्रैक्ट कर लेता था। और इसकी बहुत सारी इसने अपनी फ्रेंड्स जो है बनाई हुई थी। उस टाइम पे क्या होता था कि जो भी लेटर प्रिजनर को कोई लिखता था तो पहले हम सेंसर करते थे उसको। इसको बहुत औरतों के लेटर आते थे। टेलीफोन तो तब नहीं होता था, लेटर आते थे जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होती थी जो कि हमें भी पढ़ के ना बड़ा शर्म आती थी कि ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। पर ये औरतों का तो एक तरह का ये किलर कह लें, किलर ही था। इसका क्या था, इसको लेडी किलर इसलिए भी कहते थे कि इसका जो ऑपरेशनल फील्ड था वो था गोवा। गोवा में ये क्या करता था कि बाई चांस जो गोवा के जो आईजी पुलिस होते थे बाद में हमारे यहाँ आईजी जेल बन के आ गए, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे ना बहुत सारी बॉडीज मिलती थी फॉरेनर्स की, सेमी नेक्ड या नेक्ड। तो बड़े परेशान थे कि कौन है इनके साथ क्राइम कर रहा है। पहले उनको ड्रग किया हुआ था, मोडस ऑपरेंडी एक ही होता था जो इसने थाईलैंड में भी किया। हाँ, जो इसने मतलब इसने लड़की से पहले दोस्ती करनी, फिर उसको डिनर पे बुलाना, डिनर पे उसको कोई जहर वगैरह दे देना, फिर उसको लूट लेना या रेप वगैरह करना होता, रेप भी ये करता रहता था। तो इसलिए इसको लेडी किलर का इसको टैग इसलिए भी लगा हुआ था। तो ये जेल में जो है जो ये रहता था इस तरीके से रहता था कि जैसे जेल का बॉस हो। अगर जेल का आप स्टाफ को देखते तो वो तो लगते थे बेचारे कि जैसे जैसे इसके अंडर काम करते हो। उस टाइम पे करप्शन भी जो है रम्पैंट थी जेल में, सबको पैसे देता था ये। तो एक पूरे तो जेल को पूरी जेल को जहां भी इसको मतलब होता था ना कि जैसे ड्योढ़ी में आपने आना है तो ड्योढ़ी में दरबान को आपने ब्राइब करना है, जो आपका वार्ड इंचार्ज है उसको ब्राइब करना है। उसके रास्ते में जितने लोग आ हाँ, रहे जो भी उसके रास्ते में लोग आते ताकि वो अपनी एक फैसिलिटीज जो है वो इंजॉय कर सके। तो आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा भागने का। देखिए, जो हमारे यहाँ जो प्रिजनर और जो स्टाफ का जो रिश्ता होता है वो होता है जैसे हम लोगों का बाहर है गेस्ट और होस्ट का रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी जजमेंट में कहा हुआ है कि जेलर इज द होस्ट एंड प्रिजनर इज द गेस्ट। जब प्रिजनर आपका गेस्ट है तो नेचुरली आपको उसकी जितनी भी जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन वर्ड में है वो आपको माननी पड़ेंगी। तो क्या होता है कि कोई आदमी भी टेंशन में नहीं रहना चाहता। अगर हम रोज उसको आंखें दिखाते रहेंगे, वो हमें आंखें दिखाता रहेगा, तो हम जेल की नौकरी कर ही नहीं पाएंगे, ना वो सिस्टम चल ना पाएगा। वो सिस्टम चल पाएगा। इसीलिए हमारा जो एक काम करने का तरीका होता है वो ये होता है एक फैमिली एटमोसफियर बना के रखना जेल में। हमें जो प्रिजनर्स जो होते हैं माई बाप करके या मतलब एक जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है ऐसे एड्रेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी घर में कोई मैरिज हुई है, हम उसको कहते हैं वो पार्टी दे यार, तेरे घर में तेरे भाई की शादी हुई है। नेचुरली वो कैंटीन से कुछ ले गया, बाहर से ही मंगवा लेते, वो उसने पार्टी कर दी। किसी घर में कोई शौक होता था तो हम सब मिलके उसके साथ ऐसे बैठते थे जैसे हमारी फैमिली में कोई पार्टी शौक चल रहे हैं। नहीं शौक मतलब अच्छा, अगर कुछ हो गया कुछ तो। उसका हादसा हुआ उसके परिवार के साथ, हम बिल्कुल उसके साथ जैसे परिवार वाले जाके बैठते हैं तो ऐसे जाके उसके साथ बैठते थे। कई बार मैंने तो पता नहीं कितने हवन करवाए हैं जेल के अंदर। जब हवन करवाते थे तो एक शुद्धि होती है और उसमें जो प्रिजनर को ये लगता था कि वाकई आत्मा की शांति के लिए जो उसका नियर डियर गया है उसकी आत्मा की शांति के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये हम मतलब एक फैमिली एटमोसफियर होता है। तो ये हमारा चल रहा था। कभी इस सिस्टम में हमें किसी ने चीट नहीं किया था। तो चार्ल्स होबराज का एस्केप जो हुआ वो इसका अपवाद था कि इसने नशे की चीजें खिला के उन लोगों को नशे की चीजें खिलाई जो इसके रास्ते में आ रहे थे। बर्फी खिलाई, फ्रूट खिलाए, सब में उसे लारपोस करके जो है एक वो थी एक वो होती है सेडेटिव थी वो जो उसमें डाली हुई थी। तो हम जो हमारा सिस्टम जैसे पहले काम करता था वो तो वैसे ही काम कर रहा था कि चलो अगर इसका बर्थडे है तो बर्थडे हम सारे मिलके मनाते हैं।
पर इसके मन में कुछ और था। इसके मन में था सेंसेशन क्रिएट करना, और ये भाग गया। स्टाफ हमारा बिल्कुल जो भी मौके का स्टाफ था, सबको इसने सीडेट किया हुआ था, सब सीडेट हो गए थे इसके उससे। तो उसके बाद जो है, जो भाग गए, तो कोई उसके हमें 1.5 या 2 घंटे के बाद पता लगा कि ये भाग गया, क्योंकि जो भी मौके के थे सारे भाग बेहोश गए। पड़े थे। तो उससे एक हमें लेसन भी मिला। लेसन ये मिला कि अगर आप जेल के सारे गेट खोल के रख दो, तो आपके 90% प्रिजनर जो है नहीं भागेंगे, या 95% प्रिजनर नहीं भागेंगे, खाली 5% प्रिजनर भागेंगे। जब इसने चार्ल्स सोबराज ने एस्केप किया, उस टाइम पे पूरी जेल को ये वाली बात पता थी कि जेल के गेट खुले पड़े हैं, अगर भागना है तो भाग जाओ। ये पता होने के बावजूद खाली 13 लोग भागे। 13 लोग भागे, उसमें से भी 2-3 तो एक्सीडेंटली भाग गए। तो उन्होंने जब देखा गेट के दरवाजे खुले हुए हैं, वो नशे में तो थे ही, उनका दरवाजे खुले हैं, बाहर चले जाओ। बाहर चले गए, तो फिर शाम को उनका जब नशा उतरा, तो वापस आए। तो उनको लगा रहे, उनकी फोटो तो टीवी के उसमें आ रही हैं कि ये लोग जेल से भाग गए हैं। छोटे मोटे चोर थे वो उनके। वो जब घर पे भी गए, तो घर वालों ने भगा दिया कि तुम्हारी फोटो तो टीवी के ऊपर आ रही है। तो फिर भाग के वापिस आए। शाम को उन्होंने सरेंडर कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स भाग गए थे उसमें। स्टूडेंट्स उससे पहले भागे थे। स्टूडेंट्स जो है 1983 में भागे थे। वो जेएनयू के स्टूडेंट्स थे जो भागे थे। और उन्होंने भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया था। उन्होंने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया कि उस टाइम पे बी क्लास और सी क्लास होती थी। जो बी क्लास की मुलाकात होती थी वो जेल के अंदर होती थी। जेल के अंदर जो है वो फेस टू फेस, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे मिल सकते थे। ऐसे मिल सकते थे। तो जेएनयू की आपको पता है कि उस टाइम पे एजेंट्री काफी हाई होती थी। किसी का बाप आईएएस था, किसी का बाप आईपीएस था, या किसी का बाप बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल लोग थे। तो वो लोग आए, वो लोग मिलने के लिए आते थे। जब वो मिलने के लिए आते थे तो दिमाग भी जेएनयू के अलग से ही थे। तो उन्होंने एक बड़ा नोविस तरीका निकला एस्केप करने का, कि जैसे मिलने के लिए आए हैं, जो मिलने के लिए जेल के अंदर आता था, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन प्रिजनर है और कौन जो है विजिटर है, हम विजिटर की एक विजिटर सील होती थी, स्टैंप होती थी, हाथ पे रिस्ट के ऊपर लगा देते थे। तो वो हम हर एक विजिटर को रिस्ट पे लगाई हुई थी। उन दिनों गर्मियों के दिन थे, पसीना वगैरह काफी लोगों को आ रहा था, आता था उसमें, हर अभी भी आता है वो। तो जो विजिटर वाली जो सील थी, उन्होंने जाके प्रिजनर जैसे पसीना आया हुआ गीली तो है ही वो, उसके प्रिजनर की उसके ऊपर ऐसे उसको लगा दी। और हमारे जो स्टाफ होता है, कई बार बड़ा मुझे लगता है कि जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं इनका, तो मुझे कई बार लगता है कि सही मजाक उड़ाते हैं। लकीर के फकीर होते हैं। और मैंने कई बार कानून किताब में लिखा है उतना ही करेंगे। हाँ, वो उतना है। उनको था कि रिस्ट को देखना, मोर देखनी और आप बाहर कर दो। ऐसे करते करते उन्होंने ये नहीं देखा कि आपके विजिटर तो 100 आए थे, वो निकल गए 200 से ज्यादा। तो शाम को जैसे हमने गिनती की तो पता लगा कि इतने लोग भाग गए हैं। सब अच्छा उस दिन नहीं हुआ। तो सिस्टम को उन्होंने, जितने भी आप देखेंगे ज्यादातर जो एस्केप हुए हैं जेल में, शेर सिंह राणा का आप देख लें, उसने भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है। सर, शेर सिंह राणा ने कैसे ये किया, वो भी जरूर बताइए। उसने भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश सिस्टम था कि आप अगर एक प्रिजनर है जिसके ऊपर इंटरस्टेट काफी सारे मुकदमे हैं, तो तब बाहर की पुलिस आती थी। बाहर की पुलिस आके वो उनकी कस्टडी लेके जाती थी। तो शेर सिंह राणा ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि बड़ा एक जो स्टाफ जो है हमारा, मतलब बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं। वो खाली देखते हैं कि बाहर की पुलिस आई है, उसने कोई फर्जी सा आई कार्ड भी दिखा दिया तो उसको मान लेते हैं। और जाके इनको होता है कि जल्दी अपने प्रिजनर को अपनी ड्यूटी पूरी करो, इनको भेजो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाहर की कोर्ट होती हैं, वो आपको शोकास इशू भेज देते हैं, समन इशू कर देते हैं कि आपने टाइम पे क्यों नहीं पेश किया। तो इसलिए हमारे जेल में सुबह 7-8 बजे से पहले ही जो है इनको रवाना कर देते हैं। हर एक को जल्दी होती है कि इनको जो है रवाना करो। तो उसने भी देखा कि सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है, जो बाहर से पुलिस वाला बन के आ रहा है
उसकी कोई खास तफ्तीश वगैरह नहीं होती, उसने नकली पुलिस वाला बना के भेज दिया और चला गया। तो मतलब इन्होंने सिस्टम का एक्सप्लॉयटेशन किया। सर, चार्ल्स से आपकी काफ़ी इंटरेक्शन रही। मैं जानना चाहता हूँ, जब चार्ल्स एक बार भाग गया या उसको बाद में जब सज़ा हो गई, जब नेपाल भी चला गया, कभी उसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? चार्ल्स उसके बाद तो भाग गया था, 86 में भाग गया था। उसके बाद फिर पकड़ा गया तो बहुत ज़्यादा सख्ती मेरा उसको आइसोलेटेड सेल में जो है उसको रख दिया था। पर रिफॉर्म्स करना भी हमारी एक ड्यूटी है। तो वो अगर उसकी, क्योंकि वो पेटिशंस वगैरह प्रिजनर्स की बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था, तो उसकी ज़्यादातर जो जो सक्सेस रेट थी, जो पेटिशन कोर्ट के आगे लगाता, सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होती थी। अच्छा, वो दूसरे कैदियों के लिए पिटिशंस बना के दे रहा हाँ है। हाँ, जनरली आप देखेंगे जेल का रिवाज है कि जितने हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं वो यही वाला काम करते हैं। अच्छा, उनको कानून का इतना अंदाजा हो जाता उनको है। कानून का आने जाने से इतना अंदाजा हो जाता है, उनको ये पता होता है इस जज के आगे ये इस कह रहा तरीके है। की पिटिशन कहना है, ये कहेंगे तो हमें रिलीफ मिल जाएगी, तो इसलिए बड़े पॉपुलर होते हैं। अब माने कि मैंने 1982 में मैंने लीगल एड स्टार्ट की थी जेल में, और 1983 में फॉर्मल लीगल एड इस्टेब्लिश कर दी थी। तब तक तो ये लीगल एड के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, और जेल के अंदर लीगल एड शुरू कर दी, ये तो कोई सोचता ये भी तो कोई नहीं सोच होगा। भी नहीं सकता था। मेरे को अपने ऊपर कई बार बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने 1983 में ये चीज सोचा, और गवर्नमेंट ने भी 1987 में लीगल सर्विसेज एक्ट बनाया, जिसमें कि उन्होंने मैंडेट कर दिया कि आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में लीगल एड सेल होगी, और जेल में भी होगी। जेल में तो बहुत बाद में आई हैं लीगल एड सेल बनी है, हमने उस टाइम पे 83 में सोचा था। तो जो हम लीगल एड सेल है उसमें बाहर से वकील आते हैं जो कि पेटिशनें वगैरह ड्राफ्ट करते हैं प्रिजनर्स की। पहले उनको इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद पेटिशनें ड्राफ्ट करते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अच्छे अच्छे वकील भी कई बार आते हैं जो ड्राफ्ट करते हैं। उससे पूछने के लिए। नहीं, वो पेटिशनें ड्राफ्ट कर लीगल एड के जी, लिए। जी। पर प्रिजनर्स जो हैं उनको उन वकीलों के ऊपर इतना विश्वास नहीं होता जितना कि जो जेल के हैबिचुअल प्रिजनर है उनके ऊपर विश्वास होता है कि हम पेटिशन इनसे ड्राफ्ट करवाएं। वकील तो कानून से बताएगा, ये बता देंगे कि प्रैक्टिकल कैसे होगा। प्रैक्टिकल उससे बता देंगे, तो इसलिए ये बड़े पॉपुलर। तो चार्ल्स शोबराज का मैं जो बता रहा था, इसकी ये बड़ा पॉपुलर था कि ये पेटिशनें बनाता था। आप देखें, इसके ऊपर खुद के ऊपर मर्डर का केस था, इसने अपना केस खुद आर्गू किया सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से इसका एक्विटल हुआ। सीनियर सीनियर एडवोकेट जिनको मैं जानता हूं, जिनको कि एक माना जाता है कि एक बड़े नामी वकील। बड़े नामी वकील थे, जो बाद में जज भी बने, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उनको मैंने देखा कि वो इनको किताबें खोल के जो ये जजमेंट कहता था ये निकालो, वो जजमेंट निकाल के वो इसको देते थे, पकड़ाते थे, इसके हेल्पर का काम करते थे, और ये आर्गू करता था। इसको कानून का इतना नॉलेज था। आप बार बार जेल में अगर आओगे, इतनी देर आप जेल में रहोगे, तो आपने करना क्या है? पढ़ता था बहुत। नेचुरली आप पढ़ोगे। मतलब कई लोग, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। एक आदमी जिसको है कि पढ़ने का अगर शौक है तो किताबें पढ़ेगा। आप देखेंगे बड़े बड़े जितनी किताबें, अगर जवाहरलाल नेहरू की किताब देखेंगे, इवन दो डिफरेंट एस्पेक्ट में कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने, कुलदीप नैयर, या जो भी आप बड़े बड़े लोग देखोगे, इन्होंने जेल में जाके, लियो टॉल्स्टॉय, इन्होंने जेल में जाके किताबें लिखी थी। और जेल में किताबें इनकी बड़ी पॉपुलर, क्योंकि जेल में आपके पास टाइम होता है, प्लस एक एनर्जी होती है, तो आप किताब जेल में लिख सकते हो। तो ये इसको पढ़ने का शौक था, तो पढ़ के ये पेटिशन वगैरह बनाता था, और खासकर इसको जजमेंट्स वगैरह प्रिजर्व करने का बड़ा शौक था। उस टाइम तो जजमेंट को किताबों में छपती थी, AIR वगैरह में छपती थी, कि उनको फ्लैग करके अपना करता था। तो इसकी पेटिशन बड़ी सक्सेसफुल होती थी, जो भी ये लगाता था। चार्ल्स से आखिरी मुलाकात कब हुई? चार्ल्स से मुलाकात तो आप कह सकते हैं कि जब वो जेल से 94-95 में चला गया था, तो मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। हाँ, जब मैंने ब्लैक वारंट किताब लिखी, तो मुझे फ़ोन आया था किसी फॉरेन जर्नलिस्ट का। उसने कहा कि जैपनी कोई वो थी, जर्नलिस्ट थी,
उसका फ़ोन आया कि चार्ल्स शोभराज आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपका नंबर दे दूँ उनसे या वो बात आपसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा सोच के बताता हूँ, फिर मैंने अपने दोस्तों वगैरह से पूछा, तो कहता है बात करने में कोई हर्जा नहीं है, आप भी रिटायर हो गए और तो आपको कोई कानून ऐसा नहीं है जो ये और आपको वो भी रोके। तो भाग-भाग के कहीं और चला जा वो चुका है। नेपाल से तब छूट के ना, तो फिर तो इसने मुझे बोला हेलो सुनील जी कैसे हैं आप? अभी भी आप साधु हैं? क्योंकि मुझे कहता था आप तो साधु वाली ज़िंदगी जी रहे हो, जब ये 81 में जब ये मेरे को मिला ऐसा था। क्यों कहता था वो? क्योंकि मेरा रास्ता अलग था। मेरा सिर्फ़ रास्ता आप मैं ही पैसा नहीं ले रहे थे, पूरा जेल पैसा ले रहा मेरा था। क्या था कि मैंने हमेशा जो है, मैं हमेशा भीड़-भाड़ से अलग रहा हूँ। पता नहीं शुरू से मेरी एक नेचर ऐसी रही है। लोग क्या करते हैं, जो लोग चढ़ते हैं भीड़ के साथ। वो मेरे को एक संस्कार ऐसे थे कि भीड़ से अलग थे। मैं कभी भीड़ के साथ नहीं चला, तो उसका नतीजा था कि देखें जैसे मैं आपको फैमिली के संस्कार बता रहा हूँ। हमारी फैमिली पक्की आर्य समाजी थी। आर्य समाजी का मतलब ये होता है कि आपने अब बड़े-बड़े नाम देखेंगे जो आर्य समाजी हुए, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में वो किया, बड़े सच्चे लोग होते हैं। मैं अभी भी इस एज पे जाके मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने फादर को देखता था, इतने सच्चे होते हैं, झूठ कभी बोलते ही नहीं। और हमेशा उनका होता है कि दूसरों की वेलफेयर करना। आर्य समाज का एक नियम भी है कि एक तो सबसे पहला है कि सत्य को धारण करने और असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक नियम है। दूसरा है कि आपको अपनी उन्नति में उन्नति नहीं समझनी चाहिए, दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये दो प्रिंसिपल्स ने, क्योंकि पिताजी मेरे पक्के आर्य समाजी थे, एक इंस्टीट्यूशन थे अपने में, तो ये इन दो चीजों ने मुझे एक मेरी पर्सनैलिटी को जो है शेप किया। पहले मेरा था मैंने झूठ नहीं बोलना। जब आप झूठ नहीं बोलोगे, झूठ बोलते तो मैं घर में बड़ी डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, पिताजी मारते थे हमारे। तो जब आपने झूठ नहीं बोलना तो नेचुरली आप गलत काम करोगे ही नहीं। सही। और दूसरा आपने दूसरों की वेलफेयर देखनी है। जब आप दूसरों की वेलफेयर कर रहे हो तो भगवान आपकी वेलफेयर अपने आप करेगा, ये भगवान की ड्यूटी हो जाती है, ये हमारा नियम कहता है। तो वो दो चीजें मैंने उसको अपने उसमें रखी, हमेशा ध्यान में रखी, तो जिससे कि मुझे हमेशा मेरी लाइफ में आज तक मेरी लाइफ में वही चीज गाइड कर रही है। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सिखाया था, बेटे कभी भी कुछ काम करो तो उससे पहले गायत्री मंत्र बोल लिया करो। वो नेचर अब इतनी ज्यादा वो मैच्योर होगी कि मैं सारा दिन गायत्री मंत्र बोलता रहता हूँ। जरा भी मुझे 1 मिनट का भी टाइम मिलता है ना खाली, तो मेरा अपने आप वो स्टीरियो चलना शुरू हो जाता है गायत्री मंत्र का। तो इन चीजों ने मुझे शेप किया और मैंने देखा है कि बड़ी बरकत हुई। इतनी बरकत हुई, मतलब आप नहीं सोच सकते थे कि जेल से कोई निकला हो। आज तक तो ऐसा नहीं था कि किसी जेल के ऑफिसर ने एक किताब लिखी है और वो किताब इतनी पॉपुलर हो गई, उसके बाद 2 किताबें और लिख दी, वो भी थोड़ी पॉपुलर हुई, अभी और भी लिखने हैं। तो ये सब एक संस्कार प्लस एक ऊपर वाले की क्योंकि दया, जेल के ऑफिसर्स को तो अलग ही अलग ही कैटेगराइज़ किया कैटेगरी जाता में। था। बिल्कुल। सो सर वाप उसी चार्ल्स की बात चल रही थी, तो जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम वो रिक्वेस्ट आई कि क्या आप बात करना चाहेंगे? हाँ, तो बात हुई? हाँ, तो उसने बात तो उसने मेरे से चैट की। आपको कहा कि साधु हाँ, उसने कहा कि आप अभी भी क्या साधु हो? मैंने बताया कि मैंने कहा किस वे में साधु कह रहे हैं? कहते हैं कि आर यू वियरिंग सैफरॉन नाउ? तो उसने कहा था कि जब जवानी में बंदा जो है ऐसी बात करता था तो तो अब तो अब इसने तक तो पहन ही सैफरॉन, लिया होगा। सब बिल्कुल पीले कपड़े पहन लिए होंगे, भगवा कपड़े पहन लिए होंगे। तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उसने बताया कि मैं आजकल फ्रांस में हूँ, मेरी 2-3 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। और फिर उसने अपने होटल की फोटो भेजी मुझे कि मैं इस होटल में ठहरा हुआ हूँ। उसकी शुरू से आदत थी इम्प्रेस करने की। तो वो इम्प्रेस फ्lamboyant करने, टाइप का था। हाँ, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि आपने किताब पढ़ी है मेरी? तो कहते हाँ, आई हैव रेड दैट, आई एंजॉयड रीडिंग द बुक। बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो कहने लगा कि इफ़ यू विश, मैं इसकी कन्वेंसिंग के लिए, इसकी पब्लिसिटी के लिए इंडिया में आ सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। अगर आप पब्लिसिटी करने आओगे मेरी किताब की, तो नेचुरली आप चाहोगे कि मैं आपके लिए पब्लिसिटी करूं जाके, जो कि नागवारा था मेरे लिए। अ, सर जितने भी ये जो आपके टेनियर की 8 फांसियाँ हैं, वो भी सब बहुत बड़े-बड़े केसेस रहे। चाहे वो रंगा बिल्ला वाला केस हो, अफ़ज़ल वाला केस हो
ये सारी इस तरह के केसेस रहे जिसपे पूरे देश की नज़र थी। जब आखिरी मोमेंट आता है किसी भी कैदी का, तो एज़ ए जेलर आपको क्या दिखा वहाँ? ये बात सच है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता? ये बात सही है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। देखिए, मैंने 8 फांसियाँ देखी। सबसे पहले मैंने देखी 82 में रंगाबिला की फांसी। उसके बाद मैंने देखी फांसी मोहम्मद मकबूल भट्ट की, पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल लीडर जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तब उस टाइम थे। उसके बाद मैंने फांसी देखी करतार सिंह उजागर सिंह की, जो कि एक विद्या जैन मर्डर केस था, जिसमें कि डॉक्टर जैन, बिल्कुल जो कि ठीक। बहुत जी, बड़े जी। डॉक्टर थे, राष्ट्रपति के डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट थे, उनकी वाइफ की जो हत्या में जो करतार सिंह उजागर सिंह की फांसी देखी। उसके बाद जो इंदिरा गांधी के किलर थे उनकी फांसी देखी। केहर तो सिंह ये सतवन 7 हो गए ये। नहीं, केर सिंह और ये करतार सिंह तो हाँ, केर केहर सिंह सिंह, और सतवंत सिंह। सतवंत सिंह, इनकी इंदिरा गांधी किलर थे, इनकी फांसी देखी। उसके बाद लास्ट फांसी जो मैंने देखी मोहम्मद अफजल गुरु की देखी। उसके बाद मैं 2016 में रिटायर ही हो गया था। तो जो मैंने 8 फांसियां देखी, जो आपका क्वेश्चन है कि अ, फांसी के टाइम पे आदमी सच बोलते, हाँ, जनरली मैंने देखा आदमी सच बोलता है। और मुझे लगता है बहुत लोगों को तो भगवान का नाम भी तभी याद आता है जब भगवान के जब पास जाने जब का समय भगवान आ के पास गया। जाने का समय हो गया। इसलिए हमारा जेल मैनुअल कहता है कि जो जब किसी को फांसी लगने वाली होती है तो आप उसको धार्मिक किताबें प्रोवाइड करेंगे। ये आखिरी इच्छा वाली बात हाँ, सही वो है? मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं आपको थोड़ा इसको जी, एक्सप्लेन कर जी। रहा हूँ। धार्मिक किताबें देंगे। तो इनफैक्ट अंग्रेजों में तो अभी भी ये होता है कि अगर बिशप वगैरह जेल में कैदी को मिलना चाहता है, डेथ सेंटेंस जिसको हो गई है, कंडेम प्रिजनर है, मिलना चाहता है तो उसको मिलने दो। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, मिलने देना चाहिए। जो भी धर्म गुरु है, अगर वो जेल में विजिट करना चाहता है उसको करने देना चाहिए। तो क्या होता है कि इंडिया में जो फांसी जो है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है, जो फांसी है वो डेमोक्रेसी का अपवाद है। कैसे? हाँ, डेमोक्रेसी में क्या है कि आपको जो फांसी देनी होती है, दैट इज गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। हाँ, कोर्ट भी ये बात कहता रेयरेस्ट है। ऑफ रेयर केसेस का मतलब ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर 10 केसों में फांसी दी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को भी फांसी देती है तो हाई कोर्ट से अप्रूवल करवाना जरूरी होता है। तो अगर 10 केसों में फांसी दी है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते वो एक केस रह जाता है। 9 केसों में उनकी फांसी टूट जाती है रास्ते में। तो रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में फांसी दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब फांसी आपको दे दी, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप राष्ट्रपति जी को उसके खिलाफ जो है मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं। और जब तक मर्सी पिटीशन कई कई साल तक पेंडिंग रहती है, ये सिस्टम ही हमारा ऐसा है, कई कई साल तक मर्सी पिटीशन पेंडिंग रहती है। और जब मर्सी पिटीशन पेंडिंग होती है तो उस टाइम पे आप उसको एक ऑर्डिनरी कन्विक्ट समझते हो। जब मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद हमारा लॉ कहता है कि आप जाके जिस कोर्ट ने उनको फांसी दी होती है उसके पास जाएंगे और बताएंगे कि इसने सारे जो चैनल थे, जुडिशियल चैनल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव चैनल, सबको इसने एग्जॉस्ट कर लिया, तो इसलिए जो है आप ब्लैक वारंट इशू करो इनके लिए। ओह! वो टर्म ब्लैक वो वारंट यहाँ टर्म आता ब्लैक है। वारंट है। तो ब्लैक वारंट फिर जब जो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जिसने इशू किया होता है, जब ब्लैक वारंट इशू कर देती है, उसमें ब्लैक वारंट में ये लिखा जाता है, एक तो ब्लैक हाशिया होता है ब्लैक वारंट के, उसमें उसमें लिखा होता है कि आप फलां फलां प्रिजनर को, नाम, बाप का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है, को इतने बज के इतने मिनट पे इस तारीख को आप फांसी देंगे। और फांसी देने के बाद मतलब आप फांसी देंगे इस हैंग टिल डेथ, हैंग विद हैंग्ड इन द नेक टिल डेथ। और जब ये डेड डिक्लेयर हो जाए तो आप उसको जो है आप उसका एक डेथ सर्टिफिकेट जो है कोर्ट को भेजेंगे कि जो आपने सजा दी थी
वो हमने एग्जीक्यूट कर ली और वो कोर्ट को भेजेंगे। तो जब ब्लैक वारंट इशू हो जाता है तो करीब करीब 15 दिन के बाद जो है उसको फांसी जो है हो ही लगानी जाती है। होती है, और फांसी के लिए काफ़ी डेटें वगैरह सिलेक्ट की जाती हैं। उसमें ये देखा जाता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, कोई और बात ना हो, तभी फांसी की डेट वगैरह डिसाइड होती है। क्योंकि जैसे अफजल गुरु का था, उसको गुप्त रखा जाता है। हाँ गुप्त रखा जाता है। और जैसे अगर फ्राइडे आ गया, अगर फांसी आपको दे रहे फ्राइडे आ गया, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर होने की, खराब होने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है। क्योंकि वीकेंड शुरू हो जाएगा वहां हाँ, से। तो उसमें क्योंकि इकट्ठे होते हैं सब नमाज वगैरह के लिए, तो इसलिए पहले फांसी इनको फ्राइडे रखी थी, फिर उसके बाद चेंज करके इनको किसी और दिन पे दी। तो ये सब चीज़ें पुलिस से रिपोर्ट लेके तब इनको डिसाइड किया जाता है। और जब आपने फांसी दे दी, तो फांसी नेचुरली जब आप देते हैं तो आदमी बड़ा टेंस होता है, मरने से पहले बहुत तो होगा मरने ही। से पहले। और मरने से पहले ये भी माना जाता है कि जो बोलता है आदमी सच बोलता है। ये तो हमारा कानून कहता है, जब एक आदमी मर रहा होता है वो सच बोलेगा। हमारे यहाँ जैसे एक डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंस एक्ट उसको में कोर्ट क्लास भी है। मान लेती है। डाइंग डिक्लेरेशन में ये माना जाता है कि जब एक बंदा कोई सपोज किसी को आपने डॉरी डेथ में किसी को जला दिया, तो अगर पुलिस ने उसका जाके, बयान है। हाँ उसका जो बयान होगा, जो डेथ बेड पे उसने बयान दिया, उसकी पूरी सैंक्टिटी होती है। लॉ कहता है कि पूरी उसकी सैंक्टिटी होगी, उसको माना जाएगा। ऐसे ही जब किसी को फांसी दे रहे होते हैं तो ये माना जाता है कि जो वो कहेगा वो सही कहेगा। ये जनरली प्रिजम्पशन होती है। जो आपका प्रश्न था कि आखिरी इच्छा जो है, आखिरी इच्छा को ये नहीं होती कि, पहली बात तो है जब एक आदमी जिसको पता है कि घंटे 1.5 घंटे में वो लटक रहा है, तो उसकी आखिरी इच्छा ये तो होगी नहीं कि मैंने बटर चिकन खाना है, या अब या मैंने हम सुनते पाव तो हैं भाजी कि खानी है, उसने या डोसा बिरयानी खाना मंगा है, ली। बिरयानी। हाँ, तो ये नहीं होता। ये कभी भी जब एक आदमी का वो है कि जा रहा है 1 घंटे में, तो वो अपना लास्ट इंप्रेशन जो है अच्छा देके जाना चाहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अनलेस कि आदमी बड़ा टेंशन में है, बहुत टेंशन में है, तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो जो आखिरी जो इच्छा होती है, आखिरी इच्छा का मतलब ये होता है कि आप, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या कुछ और आप अपने घर वालों को कहना चाहते हैं, तो आपको आखिरी इच्छा रिकॉर्ड करने के लिए मैजिस्ट्रेट आता है। एक एसडीएम या एडीएम लेवल का बंदा आता है जो आपकी आखिरी इच्छा को रिकॉर्ड करता एक तरह से विल जैसा। है। एक तरह से विल, बस वो विल रिकॉर्ड करने के लिए आता है। वो विल जब रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बाद प्रिजनर को जो है सेल से निकाला जाता है, काले कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर आगे उसको जो है यहाँ पे जो फांसी का तख्ता होता है वहां पे ले जाते हैं। और वहां जाके जो जल्लाद होता है, जनरली अब तो जल्लाद होना जरूरी है, हमारे टाइम पे जब अफजल गुरु की फांसी हुई थी तो जल्लाद होना जरूरी नहीं था। तो उनको फिर जो है जाके फांसी के तख्ते पे खड़ा करके, फिर सिर के ऊपर काला एक बस्ता होता है वो डाल देते हैं, मतलब कवर वो कर क्यों देते हैं। डालते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जब जैसे ही आपकी गर्दन को एकदम खिंचाव आता है, जब लीवर खींचते हैं, जैसे लीवर खींचते हैं, फांसी का तरीका यही है कि लीवर खींचते हैं, जैसे लीवर खींचते हैं, गिर जिसके ऊपर वो खड़ा होता है, फट्टे होते हैं लकड़ी के, फट्टे एकदम नीचे गिरते हैं। नीचे एक वेल होता है, 12-14 फीट बड़ा वेल होता है, उसमें झटके से गिरता है। जब झटके से गिरता है, गर्दन तो लंबी होती होती है, जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, मतलब बड़ा भयानक एक चेहरा हो जाता है जो कि एक आम आदमी नहीं देख पाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर जो है ये काला कपड़ा डाल देते हैं। तो जब आपने फांसी दे दी, उसके बाद डॉक्टर जो है 2 घंटे के बाद जो है चेक करेगा, नब्ज वगैरह देखेगा। अगर उसको लगेगा कि लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई है तो एक सर्टिफिकेट दे देगा कि इसकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई है, ये पैरामीटर मैंने देखे और इस पैरामीटर के हिसाब से इसकी लाइफ जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बस वो होगा। उसके बाद और बॉडी उसकी उतारेंगे, नीचे उतारेंगे। उसके बाद अगर पुलिस ने आपको ये एडवाइजरी दी हुई है कि इसकी बॉडी को इसके घर वालों को नहीं देना, तो ये फिर जेल वालों की ड्यूटी हो जाती है कि उस बॉडी को क्रीमेट करना, लास्ट राइट करना। उसी धर्म के जो होते हैं लास्ट राइट, उसी तरीके से हम करते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि इसको जेल में दफनाना पड़े तो जेल में भी आप दफनाएंगे। और अगर कोई
लेस रिस्की होता है। जैसे करतार सिंह उजागर सिंह था, उसकी बॉडी हमने उनके घर वालों को दे दी थी। रंगा बिला थे, उनके घर वालों को दे दिया था। तो जिसमें कोई रिस्की नहीं होता बॉडी को देना, वहां पे तुम दे देते हैं। जहां पे रिस्की होता है वहां पे उनको जेल वाले ही क्रिमेट करते हैं। सर 8 आदमी आपकी आंखों के सामने से ऐसे गुजरे, सॉफ्टनेस अंदर बची रही कि खत्म हो जाएगी? देखो, ये तो आपकी इंस्टिंक्ट होती है। आप अपनी इंस्टिंक्ट को कहाँ तक जिंदा रखते हो ये आपके ऊपर होता है। हर एक का अपना अपना एक पावर होती है, अपने अपने संस्कार होते हैं कि आप कहाँ तक अपनी इंस्टिंक्ट को जिंदा रख रहे हो, सब अपने ऊपर है। कोई इसका यूनिवर्सल रूल नहीं है। जैसे मैं बिल्कुल, जो मेरे संस्कार थे या जो लीगल पोजीशन है, लॉ बैकग्राउंड में मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे हिसाब से फांसी की सजा होनी नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। खासकर हिंदुस्तान जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसमें कि डेमोक्रेसी में हमने इतने नए नए यार्डस्टिक हमने रखे हैं, दुनिया को दिखाया है कि डेमोक्रेसी कैसे काम कर सकती है। क्योंकि इंडिया का एग्जाम्पल जो है अनपैरेलल है। कोई कंट्री नहीं होगी जिसमें इतने सालों से डेमोक्रेसी चल रही है और इतना स्ट्रांगली इतना स्ट्रांगली चल रही है। कोई कंट्री ऐसी नहीं वो जहां पे कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद आपकी डेमोक्रेसी चल रही है। कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चलती, पर यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है। तो किसी को लटकाना जो है ना, इस डेमोक्रेसी का अपवाद है। देखें क्या होता है। अब आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो आप यूएसए से कंपैरिजन करो, यूके से कंपैरिजन करो, वहां पे इसको बैन किया हुआ है। यूएसए में क्या करते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, वहां पे डेथ सेंटेंस ना देके आपको 35 साल की, 40 साल की, 50 साल की सजा दे दी कि बाहर ही नहीं वो ज्यादा टॉर्चरस होती है बानिस्बत की एकदम लटका दिया। अब आप देखें, सरकार को जो है हर एक जो सजा होती है उसको एक इवेल्युएशन करना चाहिए कि सजा एडिक्वेट है या नहीं है। ये सरकार का काम होता है, पर हमारे यहाँ इवेल्युएशन होता नहीं है। बिकॉज वी आर पुअर कंट्री है, जो भी आप कह लें, इवेल्युएशन होना चाहिए। हमारे यहाँ ना कहते हैं, हाँ, हमारे यहाँ क्या है कि कहते हैं बस मौत की सजा दे दी, बात खत्म होगी। जनता भी बड़ी खुश हो जाती है कि स्टेटमेंट की जैसा हो जाता है। जनता बड़ी खुश हो जाती है कि आपने फांसी की सजा दे दी। आप देखें, सबको पता है कि रेप के केस में भी अब डेथ सेंटेंस हो गई है। मर्डर के केस में तो शुरू से था कि डेथ सेंटेंस या लाइफ, और कोई सजा है ही नहीं। जब भी कोई मर्डर कर रहा है उसको पता होता है कि मैं लटकाया जा सकता हूं, पर उसके बावजूद इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिजनर जेल में है वो मर्डर के केस में है। अंडर ट्रायल्स में अगर हम देखें तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 25% पॉपुलेशन मर्डर के केस में होती है। और अगर कन्विक्ट के केस में देखें तो 35% पॉपुलेशन जो है मर्डर के केस में होती है। वो मर्डर जो है, इनको मोस्ट रिलायबल माना जाता है कि जेल की सिक्योरिटी में हमारे यहाँ एक सिस्टम होता था, नंबरदारी सिस्टम। नंबरदार मतलब आपने उनको पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस दे दिया, तो जितने ये लाइफ कन्विक्ट होते थे इनको नंबरदारी पे लगाया जाता था। ये जेल की सिक्योरिटी करते थे रात को। अच्छा, मतलब बिल्कुल सिपाही के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होते थे। मतलब जो मर्डर केस में है, वो सिपाही के साथ, उसको स्टेटस वो सिपाही वाला दिया हुआ है। कन्विक्ट वार्डर, कन्विक्ट नाइट वॉचमैन, कन्विक्ट ओवरसीयर, ये स्टेटस दिए हुए थे, और वो कंधे से कंधा मिला के जेल को सिक्योर करते थे। तो इतना, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, हिरार्की होती है और मर्डर वाले अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। तो सबको पता है कि डेथ सेंटेंस इसमें हो सकती है, फिर भी मर्डर सबसे ज्यादा है। तो इनको, सरकार को आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से अब कई केसों में ऐसा हो रहा है, 25 साल 30 साल की सजा दे रहे हैं। तो इनको इस तरीके से कानून में कैपिटल पनिशमेंट को बदल देना चाहिए। अब कैपिटल पनिशमेंट को बदल देना चाहिए। उसमें अब जितनी देर आप जेल में ज्यादा रखोगे, बेशक जेल वालों के लिए बड़ा बर्डन हो जाएगा, जेल चलाना बड़े, स्पेशली हाई प्रोफाइल केसेस में, खासकर हाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हाई प्रोफाइल केसेस में। पर मैंने देखा है कि मर्डर के केस वाले जो है ना, कभी जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, क्योंकि इनको शुरू से रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लेने की आदत होती है। आदत इसलिए हो जाती है, इनको पता होता है कि मिनिमम 14 साल तो हमने जेल में काटने ही काटने। और वो क्राइम हायरार्की में भी तो ऊपर है। हाँ, क्राइम हायरार्की में ऊपर है, और साथ में उनको ये होता है कि 14 साल आपने जेल में काटने ही है। तो कोई भी देखो, कोई भी क्रिमिनल होगा ना, बाहर क्रिमिनल होगा, बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा,
पर अपने घर में जो है वो बिल्कुल शरीफ बन के रहेगा। तो इसलिए उनको ये लगता है 14 सर गार्डन ये तो हमारा दूसरा घर है। वो प्रॉब्लम बहुत कम क्रिएट करते हैं बानिस्बत कि जो खोखले होते हैं वो लोग काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बाकी ये लोग मर्डर वाले जो है ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। सर कई बार एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था और बेसिकली वो आर्टिकल आपके बारे में था और उसमें एक तरह से टोन ऐसा लिया गया था कि आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा था अफजल गुरु को लेके जो व्यूज हैं उसमें। तो मैं जानना चाहता हूं सर कि अफजल गुरु का आखिरी समय वहां पर कैसा था? आपने उसमें क्या मानवीय, क्या ह्यूमन वैल्यूज आपने वहां पे ली? देखिए जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं फांसी की सजा तो कभी भी नहीं चाहता था किसी को हो, है ना। तो इसलिए लेकिन जब सर भी फांसी की अफजल गुरु मैं आपको बता रहा हूँ चाहे रंगा बिला थे, रंगा बिला का तो पता नहीं कितना बड़ा क्राइम माना जाता हाँ। था जो उन्होंने मारा था। तो फांसी की सजा मैं किसी को तो बड़ा दुखी होता था, अंदर से बहुत दुखी होता था कि फांसी की सजा क्यों दी जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये अपवाद है डेमोक्रेसी का। जनरली जो फांसी की सजा होती है पब्लिक प्रेशर में दी जाती है जनरली। अगर पब्लिक प्रेशर ना हो तो शायद फांसी की सजा मिले नहीं। पब्लिक प्रेशर में फांसी की सजा दी जाती है। तो ज्यादातर मेरी जो रीडिंग थी वो ये थी कि जो भी बंदे होते थे बड़े टेंस होते थे जब उनको आखिरी टाइम होता था, बिल्कुल पागल जैसी हरकतें हैं वैसी, मतलब कंफ्यूज्ड हैं बिल्कुल। तो इस तरीके का उनका होता था। इसके केस में, अफजल गुरु के केस में क्या हुआ कि जब हम गए तो उसको पहले से ही ये एक अंदेशा हो गया था कुछ उसके साथ होने जा रहा है। क्योंकि हमने उसको जो है एक दो रातें पहले ही जो है अलग उसको लॉन्च कर दिया था। पहले वो और प्रिजनर के साथ था, हमारा लॉ कहते हैं कि आप उसको अलग कर देंगे, उसको अलग कर दिया था। तो तैयारी हम करते रहे कि क्योंकि तैयारी बड़ी जरूरी होती है। जो भी रस्सा होता है देखा जाता है कि रस्से में ताकत है कि अगर आप उसको रस्से से नीचे एकदम गिराएंगे नीचे तो रस्सा जो है उसके बोझ को जो है संभाल भी लेगा कि नहीं। ऐसा कई भी बार हो तो ऐसा सकता है होता है कि रस्सी भी टूट जाती है, रस्सी टूट जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर आप ठीक तरीके से फांसी नहीं दे रहे तो आपकी गर्दन ऊपर रह जाएगी और बॉडी नीचे गिर जाएगी अगर आपकी बॉडी मोटी है तो जैसे ये। सद्दाम हुसैन के मामले में हुआ था। हाँ उसके हुए या मतलब हो सकता है ये वाली चीजें ना, मैंने सुना भी था कि पहले हुआ था। तो जिस दिन इसकी फांसी होनी थी तो पहले हमने सबने मिलकर चाय पी। मैंने जैसे बताया ना, कोई जेलर जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, बड़ी बड़ी मूंछों वाला और अंग्रेजों बिल्कुल के जमाने वाले। अंग्रेजों के जमाने का जेलर है या उसका बिल्कुल पत्थर वाला दिल है, ऐसे नहीं होते। जेलर भी एक आम इंसान होते हैं। तो हम गए इसके पास जाके तो हमने कट्ठी चाय पी, कट्ठी चाय पी। इसने बड़े शांति से चाय पी। हम भी इनके सेल में इनके साथ बैठ के चाय पी रहे थे। तो जेल में एक वो होता है कि जो प्रिजनर होता है कभी भी वो जेलर के सामने जो है कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। अच्छा, ये है शुरू से, मतलब इवन एक कोई रूल है, एक अनसेट रूल रूल। है, अनसेटल्ड रूल है। कई बार आईपीएस आईएएस अफसर जो होते हैं वो जेल के अंदर आ जाते हैं, पर मजाल है कि कोई जेलर के सामने कुर्सी पे बैठ जाए। उनको स्टूल देते हैं बैठने के लिए, तो स्टूल पे बैठते हैं। तो ये तो अफजल गुरु था, तो इसको स्टूल पे बैठा है, स्टूल पे बैठ के चाय पी रहे थे। तो उसके बाद चाय वाला हमने भेज दिया चाय वाले को। हमने कहा अब इसका प्रोसेस शुरू करें लटकाने का। तब तक उसको बता दिया गया था कि ऐसा होने हम्म, वाला। वो समझ भी गया था कि कुछ मेरे साथ अनहोनी होने जा रही है। तो उसको बता दिया गया था। सबसे पहले ब्लैक वारंट पढ़ के बताना होता है। अब प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया। अब तो जब ब्लैक वारंट इशू होता है 15 दिन पहले जो है ब्लैक वारंट इशू होगा, और जब ब्लैक वारंट इशू होगा तो आपको उसकी एक कॉपी जो है प्रिजनर को देनी होगी। अच्छा, वो पहले पढ़ेगा। और उसको भी वो उसका वकील जो उसको चैलेंज कर सकता है। या मर्सी पिटीशन जो रिजेक्ट की है प्रेसिडेंट ने, तो उसके भी रीजन उसको देने होंगे प्रेसिडेंट को। पहले तो प्रेसिडेंट कोई रीजन देते ही नहीं थे। ये बहुत अच्छा हुआ है कि प्रेसिडेंट को रीजन देने होंगे कि मर्सी पिटीशन क्यों रिजेक्ट की है, और उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, जस्टिसेबल है बिफोर द कोर्ट। बहुत अच्छी बात हुई है ये। और
अब तो ये है कि आपने जब लटकाना, हमारे टाइम पे तब ये नहीं था कि आपको आपको जल्लाद चाहिए बाहर से वो करने के, हैंगमैन चाहिए लटकाने के लिए। हमारे जेल स्टाफ ने ही कर दिया था ये सारा काम जो है। तो ये बैठे, चाय वगैरह इन्होंने पी, तो फिर हमने कहा अपना शुरू करते हैं काम। तो इन्होंने कहा एक कप चाय का और मिल जाएगा। तो कोई चाय वाला चला गया था। अगर आप आखिरी इच्छा की बात करते तो वो आखिरी इच्छा इनकी कि पूरी एक कप हुई और नहीं, चाय 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 और चाय वाला निकल गया था। तो उसके बाद जो है मैंने सोचा कि कहीं राइट्स हो, देखो पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सोचना भी हमारी जिम्मेवारी होती है। मैंने उनको कहा देखो आपके जाने के बाद जो है राइट्स वगैरह हो सकते हैं, तो पब्लिक को कुछ कहना चाहोगे? कहते हाँ बिल्कुल मैं कहूँगा, मेरे को कागज दो, पेन दो, मैं अभी लिखता हूँ। इन्होंने फिर फटाफट अपनी वाइफ के नाम पे चिट्ठी लिखी। मतलब इस बात ने मेरे को छू लिया, मेरे दिल को, कि अगला हमारी बात को इतने तवज्जो दे रहा है। मतलब वो समझ रहा है कि ये सब हाँ, चीजें कि ना लॉ हो। एंड ऑर्डर वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने फौरन अपनी वाइफ के नाम पे चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे जो है मैं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, तो बच्चों का ध्यान रखना। इनका बेटा एक एमबीबीएस कर रहा था, गालिब गालिब करके नाम था, मेरे को अभी नाम याद है। वो एमबीबीएस कर रहा था, उसका ध्यान रखना और सारे घर को ठीक तरीके से चलाना, और मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ जेल में, और सब मैं जा रहा हूँ बड़ी अपनी सेटिस्फेक्शन से ऊपर जा रहा हूँ, है ना। तो और उसने पब्लिक को भी एक रिक्वेस्ट की कि मेरे जाने के बाद जो है एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। तो वो चिट्ठी हमने फौरन उसको डिस्पैच कर दिया था, और वहाँ कश्मीर में पहुंच भी गई थी। उसका शायद नतीजा था कि कुछ कोई ऐसा कोई untoward ऐसा नहीं हुआ। अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। उसके करने के बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि अ, जो भी ऐसा प्रिजनर होता है उनको इज्जत से बोलना चाहिए। तो मैं अगर उन्होंने कह रहा हूँ तो कई लोग इसको भी ऑब्जेक्शनेबल ले सकते हैं कि मैं उन्होंने क्यों कह रहा हूँ। हाँ, उसने तो क्यों नहीं कह रहे। उसने क्यों नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि अ, मैं एक गाना पहले कहने लगे मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, बेशक आप तो मुझे टेररिस्ट समझते होगे। मैंने कहा हमारे समझने ना समझने से कुछ नहीं होता, जब कोर्ट ने आपको टेररिस्ट समझा तो हम समझने वाले या ना समझने वाले। वो कहने लगे मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं खाली एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था। मैं तो पीयूसीएल वगैरह का बड़ा एक्टिव मेंबर रहा हूँ, अब बेशक उनके रिकॉर्ड देख लें। उस दिनों पीयूसीएल बड़ी एक्टिव होती थी, जस्टिस तारकुंडे इसके चेयरमैन होते थे, मैं उसका काफी एक्टिव मेंबर रहा हूँ। मैं खाली करप्शन से लड़ रहा था, और मैं शिकार हो गया हूँ। जो जो भी हुआ है मेरे को यूज करके, ये पार्लियामेंट अटैक वगैरह जो हुए मेरे को यूज किया गया इसमें। उन्होंने एक ऑफिसर का नाम लिया जो जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, कि उन्होंने मुझे फंसाया। मुझे जैसे जैसे वो कहते गए मैं वैसे वैसे करता गया, तो मैं उनके ट्रैप में फंस गया था। जिस ऑफिसर का उन्होंने नाम लिया था, मैंने अपनी किताब में उनका नाम लिखा हुआ है, और उनको बाद में अरेस्ट भी किया गया। हाँ, कि मुझे वो, याद है हाँ, कि ऐसा कुछ उनको हुआ। अरेस्ट भी किया गया कि वो अपने रिकॉग्निशन लेने के लिए, प्रेसिडेंशियल रिकॉग्निशन लेने के लिए या इनाम लेने के लिए वो ट्रैप करते थे। फर्जी। हाँ, फर्जी वो करते थे। तो बाद में उनका जो इस नाम मैंने तो बहुत पहले लिख दिया था, बाद में वो अरेस्ट हुआ, मेरे ख्याल अभी भी वो जेल में है। तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रैप हुआ हूँ, मैं कोई क्रिमिनल, मेरी मेंटेलिटी नहीं है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर कहने लगे कि मैं चाहता था कि मैं सबका भला करूं, तो मैंने भले के काफी काम किए। फिर उन्होंने बात बात में कहना शुरू किया कि अपने लिए जीना जो है ना, अपने लिए तो पशु भी जीता है, जीना असली वो है जो दूसरों के लिए जिए। ये फिर बात अफजल गुरु ने ये कही। अफजल गुरु ने कही। तो उन्होंने एकदम बैठे बैठे एक गाना गाना शुरू किया। वो गाना था संजीव कुमार ने गाया था, ये बॉलीवुड फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ। वो था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए। तो ये गाना उन्होंने पूरा गाया। मैं था, जेल सुप्रिंटेंडेंट थे, दूसरे लोग थे, हम भी साथ ही उनके गा रहे थे। तो वो गाने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आंखों में मुझे कंपैशन नजर आ रही है। तो मैं, जब मुझे फांसी के तख्ते पे ले जाएंगे तब मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल आप देख सकते हो। कि जब वो फांसी के तख्ते पे जाएगा, हाँ, उसने तो मेरी आंखों की तरफ देखना चाहता था क्योंकि उसको मेरी आंखों में दया कंपैशन दिख नजर, रही थी। दया दिख रही थी।
तो वो फिर जब गया तो वो फिर साथ में उसने मुझे ये कहा कि सर दर्द मत करना। मैंने कहा दर्द तो देखो फांसी में जो होती है वो तो होनी होनी है। तो फिर उनको फांसी के तख्ते तक ले गए तो वो मेरी आंखों में देखता हुआ गया। तो उसके बाद जो फांसी हुई फिर उसकी बॉडी को वहीं बुरी किया गया जहाँ पे मकबूल भट्ट की कबर थी, उसके साथ ही इनकी कबर बनाएगी मुस्लिम राइट्स के साथ जो है वहां पे सब कुछ किया गया। तो उसके बाद जो है जब मैं घर पे आया तो मुझे उसकी वो सारी बातें याद आ रही थी। वो एक स्टीरियो की तरह, जैसे फांसी को एक तो मैं वैसे ही इसके खिलाफ था, वो दूसरा जो इतनी मीठी बातें करके गया हो और फिर उसको लटका हो, तो रियली मुझे बड़ा ही एक बड़ा मेरे लिए को लग मतलब रहा था कि सररियल एक्सपीरियंस है ये। हाँ बड़ा। तो मैं जब घर गया पहले सबसे पहले मेरे ख्याल उस गाने को मैंने 20वीं बार सुना। वो मुझे लग रहा है यूट्यूब में वो गाना फिर बाद में पॉपुलर भी हो गया था क्योंकि लोगों ने भी यूट्यूब में उसको देखना शुरू किया। ये गाना बड़ा पॉपुलर हो गया था और वो कोई देशभक्ति का गाना था, ये जो अपने लिए जी वाला था। तो देखा और फिर मैं जब घर में गया तो एक बड़ा दिल भरा हुआ था। तो मैं गया, मेरी वाइफ ने कहा आप बड़े परेशान लग रहे हो, मेरी बेटी कहने लगी आप बड़े परेशान लग रहे हो। तो बस रुका नहीं गया, हम तीनों मिलके ना काफी देर तक क्राई करते रहे, गले लग के तीनों। कि मेरे को लग रहा था कि जैसे मतलब एक कैसा इंसान गया है जिसने कि मतलब, नहीं तो जितने मैंने देखे थे उससे पहले फांसी देखी थी वो ऐसी देखी थी कि वो रोते हुए जाते थे, अजी हमने कुछ नहीं किया, ये है वो है, इस तरीके का होता था, ये हमें इसने फंसा दिया, वो कर दिया वो कर दिया। पर ये बंदा था जो मुझे लगा, मेरा दिल कह रहा था कि शायद ये सच बोल रहा है, शायद। बाकी तो कोर्ट का हाँ फैसला बाकी है। तो कोर्ट का फैसला है। तो काफी मेरे को तो इसलिए मैंने इसकी फांसी का जो है, मैंने पूरा जो मैंने आपको सुनाया है सारा मैंने अपनी किताब ब्लैक करंट में लिखा था। और किताब का नाम ही ब्लैक करंट इसलिए था क्योंकि मैंने 8 फांसियां देखी थी, तो उनका विवरण मैंने इस किताब में मेनली दिया हुआ है। सर कई बार हम ऐसे क्रिमिनल्स भी देखते हैं, जैसे स्पेशली तिहाड़ में तो अ, ओमार से लेके छोटा राजन तक कौन नहीं रहा वहाँ। तो देश का सबसे बड़ा जेल, सबसे हाई वैल्यू प्रिजन। तो ऐसे में कुछ क्रिमिनल्स ऐसे भी तो होते हैं जो अपने जैसा ही सबको बना देते हैं। मतलब इन्फ्लुएंशियल बहुत होते हैं आइडियोलॉजिकल लेवल पर। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने अब पीछे बात कर रहा था मैं आपसे कि अगर बाहर करप्शन है तो आप ये सोचना कि जेल में करप्शन नहीं होगी तो सोचना बिल्कुल गलत है। जेल में भी करप्शन उससे ज्यादा होगी क्योंकि गार्बेज डंप होता है सोसाइटी का जो जेल में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब पैसे वाला आदमी होता है वो अपने जो जिसके पास चीज होती है वो उसका इस्तेमाल करता ही करता है कि जेल में फैसिलिटी मिले। कोई पॉलिटिकल प्रिजनर वैसे कोई कैटेगरी नहीं होती है। अगर कोई पॉलिटिशियन होता है जेल में किसी क्राइम में आया है तो वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करेगा ताकि उसको जेल में फैसिलिटी मिले। जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन की थी, मालिश करवा रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल जी की थी, वो आम खा रहे हैं जेल के अंदर, है ना। तो हर कोई अपने इन्फ्लुएंस को वो इस्तेमाल करता है और पैसे वाला है तो वो पैसे को इस्तेमाल करेगा कि जैसे उसको, सुब्रतो राय सहारा। या सुब्रतो राय सहारा है या सुकेश चंद्रशेखर है। ये बात सही है कि देखो मैं तो रिटायर हो गया था। सुब्रतो राय से मिलने एयर होस्टेसेस आती थी। हाँ हाँ, सुब्रतो राय सहारा का तो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि इनकी एयरलाइन होती थी, एयर होस्टेस इनको मिलने आती थी। और उसको ऑब्जेक्ट हम इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इसको कोर्ट ने अलाउ किया हुआ था कि अपना सेक्रेटरिएट का स्टाफ जो अपने साथ रख सकता है। अच्छा। वो एक सेक्रेटरी बन के आती थी, वो जैसे डिक्टेशन लेने को, टाइप करना, ये करना, वो बन के आती थी। पर मुझे पता था किस लिए आती थी। ऐसे ही सुकेश चंद्रशेखर का है, उसका इन हमने सब चीजों देखा में है कि उसके, ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते। देखिए अगर आपने इस सिस्टम को खरीदा हुआ है तो ऑब्जेक्ट कोई क्या करेगा। सुब्रतो राय सहारा था, उसने सिस्टम को खरीदा हुआ था। मैंने देखा था उस टाइम पे जो डीजी होते थे या डीआईजी होते थे उसको साहब करके संबोधित करते थे और उसके पैरों को हाथ लगाते थे जब उसके पास जाते थे। कई बार मेरे को भी जाने का मौका मिला था तो वो उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं और मैं पैरों को हाथ नहीं लगा रहा है, तो उसको भी लगता था ये तो बड़ा ही टेढ़ा आदमी है, इसका बॉस तो पैरों को हाथ लगा रहा है और ये पैरों को हाथ नहीं लगा रहा। तो जिसने पैसे से सब चीज खरीदी हुई हो तो वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं जेल में।
सुब्रतो राय सहारा को मैंने देखा था कैसे उसने खरीदा हुआ था, और इनफैक्ट मैंने देखा है जब भी कोई पैसे वाला जेल में आता है या पॉलिटिशियन आता है जो कि उसकी उसकी जो वो सरकार उसकी सेंटर में भी है या दिल्ली में जहाँ पे भी है, तो अपने कंटेक्ट्स का फायदा जरूर उठाता है और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाता है ताकि उसको फैसिलिटीज वगैरह मिले। फैसिलिटीज क्या होती है अब आप सोचेंगे, क्या फैसिलिटीज हो सकती है? ये नहीं मैं शराब की बात नहीं कर रहा है, दूसरी फैसिलिटी बात नहीं, लड़कीबाजी की बात नहीं कर रहा। मेन जो वीआईपी फैसिलिटी होती हैं 3 तरह की होती हैं। आप कह सकते हो मोटे तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की पहले बात करें, उसको ये होता है कि रोटी जो है उसकी बाहर किसी होटल से आ जाए, उसको जेल का खाना ना खाना पड़े, इसके लिए पैसा देगा या अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा। दूसरा कपड़ा, उसको ये होता है कि बिस्तरा जो है उसका जो है घर का बिस्तरा हो, प्लस उसको मिलने वाले जब भी आ रहे हैं उस टाइम पे फेस टू फेस मुलाकात करवा दी जाए। इसके लिए वो कितने भी पैसे देने के लिए तैयार रहेगा। अगर आपने फेस टू फेस मुलाकात करवा दी या मुलाकातें अपने बहुत फ्रीक्वेंट करवा दी तो उसके लिए सब कुछ देगा, आप उसको किसी तरीके से भी कल्टीवेट कर सकते हो। तीसरा मैंने मकान। मकान क्या होता है कि वो कहते हैं कोई भी आदमी ना, मतलब मेरे को हिंदुस्तान की एक ये रिवाज समझ नहीं आया, हर कोई आम आदमी बन के रहना ही नहीं चाहता। हर कोई कहता है कि मेरे को अलग से ट्रीटमेंट मिले। तो मकान जो मैंने बताया है कि हमारे यहाँ 2 तरह की एकोमोडेशन होती है जेल में। एक होती है बैरक एकोमोडेशन, एक होती है सेल एकोमोडेशन। बैरक एकोमोडेशन जिसको आप कैटल क्लास कह सकते हैं कि वहां पे आम आदमी को रखा जाता है, जिसमें 20 की जगह में 40 रह रहे हैं। 20 की जगह 40 रह रहे हैं, कई जगह 60 भी रह रहे हैं, तो वो बैरक होती है। दूसरी होती है सेल एकोमोडेशन, जिसमें कि एक सेल में एक आदमी को जनरली रखा जाता है। आप 3 को भी रख सकते हो, क्योंकि कोई नौकर वगैरह बना के रख रहा है वो वहां पे, तो 2 आदमी तो नौकर उसको भी बना रहने के, देता नौकर भी साथ रख दो। बड़ा खुश होता है कि उसकी मालिश 24 घंटे हो रही है, कपड़े धुल रहे हैं, खाना भी अगर वो वहां बन रहा है तो खाना भी बना के दे रहे हैं, सब चाय बना के दे रहे हैं। तो ये तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें जरूरत होती है। अगर आपने ये उनको दे दी तो इसके लिए पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होगा, वो पूरा इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करेगा। पैसे वाला होगा तो अपने पूरे पैसे को लुटाएगा कि आपको ये फैसिलिटी मिल जाए। आप देखें दिल्ली की जेलों में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना नहीं चलता क्योंकि दिल्ली एक तरह की यूनियन टेरिटरी है। अब बाहर की जेलों में देखें, आपने बड़े सारे शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा, है ना, या भागलपुर के जेल में था। हाँ, शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा, मुख्तार। पप्पू यादव का नाम सुना होगा, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। इनको बिहार की जेल से इनको दिल्ली की जेल में ट्रांसफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि सेंट्रल ये जो तिहाड़ जेल है ये हमारी जेल है, हमारी नाक के नीचे है, तो वहां पे तो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि क्या होता है, कोई भी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन अगर चला जाएगा और उसी की सरकार वहां स्टेट में है तो उसको कुछ नहीं बिगड़ना है, उसको तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है। उसने अगर एक जेलर की भी कंप्लेंट कर दी तो भाई साहब वो जेलर जो है जहाँ पे बैठा हुआ है उसको ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पानी नहीं मिलता, जहाँ बत्ती नहीं है, ऐसी ऐसी जेल का उसको बना देंगे। उसका सारा परिवार उजड़ जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, परेशान हो हाँ, जाएगा। सारा टोटल परेशान हो जाएगा। तो इसलिए वो जेलर भी होता है, वो कहता है यार मैं क्यों पंगा लूं, अगर ये ले रहा है जो भी फैसिलिटी ले रहा है, गवर्नमेंट को भी पता है, अब गवर्नमेंट चाहती है ये ले, तो वो ज्यादा जनरली इंटरफेयर नहीं करते। और ऐसे कई इंसिडेंट भी हुए हैं कि अगर जहाँ जेलर नहीं माना तो उसको मरवा दिया, उसकी फैमिली में से किसी को मरवा दिया। तो ऐसे भी काफी सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो इसलिए जनरली स्टेट्स में क्या होता है कि जेलर की इतनी नहीं चलती जितनी की प्रिजनर की चलती है। तो उनको फिर यहाँ पे ट्रांसफर भी किया गया तिहाड़ जेल में। क्योंकि तिहाड़ जेल में क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि अगर आप किसी भी प्रिजनर को जो उसको फैसिलिटी उसकी ड्यूज है रूल्स के हिसाब से उससे ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हो तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा एक रूल्स की सेम्बलेंस है, पर उसके बावजूद मैंने आपको जैसे बताया कि पैसे वाला अपना चला जाता है, वो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो भी अपना हो ही जाता है। हो ही जाता है। जेल में ये जो हम फिल्मों में देखते हैं कि पैसे कमा, मतलब कुछ पत्थर तोड़ रहे हैं उससे पैसे आते हैं, ये क्या सिस्टम होता है सर? दिहाड़ी जेल में कैसे होती है? देखें ये टोटल जो दिखाते हैं गलत दिखाते हैं।
पहली बात तो है, जैसे किसी भी जेल में मुझे लगता नहीं कि कोई भी जेल ऐसी है जहाँ पत्थर होते हो, पहाड़ होते हो, उसके ऊपर जेल बनी हो ताकि पत्थर तोड़ने के लिए आप जा रहे हो। पर आजकल एक नई ये चली है जो कि अच्छी चीज है। एक तो ये है कि जो प्रिजनर है उसको आप डेली वेजिस, जो सरकार के डेली वेजिस हैं जो आम सिविलियन को देते हैं, वो डेली वेजिस इनको भी दो। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा क्या है कि कई स्टेट्स में वो जैसे सड़क बनाने का होता है या कोई बाहर बिल्डिंग बनानी, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उस पर भी कैदियों को हायर करते हैं। हम जेल के अंदर भी, हमारे तिहाड़ में अगर कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन होती है तो हमने पीडब्ल्यूडी को कहा हुआ है, वो हमारे प्रिजनर जो है उनको हायर करते थे और उनको डेली वेजिस मिलता है। कितना होता है सर? ये होता है जो स्टेट का जो है, जो स्टेट का, हर एक स्टेट टू स्टेट ये डिफर करते हैं। जैसे दिल्ली में डेली वेजिस बहुत ज्यादा है। 3 तरह की इसमें लेबर होती है। एक होती है जो कि बिल्कुल अनस्किल्ड होती है, दूसरी होती है सेमी स्किल्ड, और तीसरी होती है स्किल्ड। 3 तरह की लेबर हो, तो तीनों के अलग अलग रेट होते हैं। जो भी उस टाइम के रेट्स होते हैं, उस रेट्स के ऊपर आप उनको वेजेस देते हैं, और उसमें से खाली आप मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह आप काट लेते हैं। जो सिक्योरिटी पे चार्ज है, जैसे दिल्ली में एक प्रिजनर की रोज की मेंटेनेंस करीब 450-500 रुपए होती, खाने पीने का खर्चा, सिक्योरिटी का रोज खर्चा। का? हाँ, तो वो उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज आपने किसी को 2,500 रोज का, मतलब अगर उसको आपने 8 2,000, 850? हाँ, तो आपने देना है, तो जो भी देना उसमें से इतने वो काट कट के गया। तो बाकी आप उसको दे देंगे। तो जनरली मैंने देखा है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दिल लगा के काम करते हैं जेल में, तो 7-8-10 हज़ार रुपए वो कमा लेते हैं महीने और का? महीने का। और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि वो अपने गरीब घरों के तो हैं ही, वो अपनी फैमिली को बाहर भेजते हैं, तो उनकी फैमिली का खर्चा भी जो है उस पैसे से चल रहा है। ये तो अलग ही तरह का हाँ, एक अलग एडिशन है उनके इनकम में। इकोसिस्टम है। हाँ, फैमिली की उसमें अलग एडिशन है। सर, 2 चीज़, 2 एक आध सवाल मेरे और बाकी हैं। हाँ हाँ। एक तो है सर कि क्रिकेट मैच के दौरान, जैसे हम फ़िल्मों में देखते हैं कि 2 ग्रुप बन गए, क्रिकेट मैचेस के दौरान लड़ाई हो गई, तो जेल में क्रिकेट मैचेस के दौरान क्या सीन होता है? देखिए क्या होता है, आपको सुन के हैरानी होगी कि जेल में बहुत कम होता है हिंदू मुस्लिम। हाँ, एक्चुअली मैं ये कहना नहीं चाह रहा हाँ था, हाँ, लेकिन इशारा बहुत कम ऐसा ही होता है। था। हाँ, आपका इशारा मैं समझ गया था। बहुत कम हिंदू मुस्लिम होता है। कई बार तुमने ये देखा है कि बाहर जो राइट्स में बाहर लड़के आए हैं, आप एक दूसरे हिंदू मुस्लिम के उसमें जेल में आके बिल्कुल ऐसे भाई की तरह घूम रहे होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे देखें, अगर किसी स्टेट की जेल है, स्टेट में तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होगी, अगर 2 आदमी आपस में लड़े, उसने उसको चोट पहुंचाई, उसने उसको चोट पहुंचाई, तो पुलिस क्या करेगी, दोनों को अरेस्ट कर लेगी, दोनों को जेल में डाल दिया। ठीक है। जब दोनों जेल में आ जाते हैं, उसके बाद इतने पक्के दोस्त होके निकलते हैं बाहर कि उनकी दोस्ती बिल्कुल महान दोस्ती हो जाती है। तो अ, दिल्ली में जो है थोड़ा सा वो है कि जहाँ अपोजिट होते हैं उनको हम अलग अलग रखते हैं, पर और स्टेट में तो कोई और आपके पास वो नहीं होता, एक रास्ता ही नहीं जगह होता कि रहता है। आपको एक ही जगह रखना होता है। तो यहाँ पे शायद ही कभी ऐसा हो कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हों। क्योंकि हमें फिर अगर हमें थोड़ा सा भी अंदेशा होता है कि हिंदू मुस्लिम वो हो सकते हैं, तो हम लोग जो है एक जो सिक्योरिटी मेजर है वो भी लेने होते हैं। पर जेल के अंदर मैंने देखा है कि वो हिंदू मुस्लिम होता भी होगा तो बड़ा आंशिक होता है, ज्यादा नहीं होता। ज़्यादा नहीं होता है। सर, मैं कभी-कभी ये भी सोचता हूँ कि जो प्रिज़नर्स रहते हैं अंदर, उनकी फैमिली आती है, ऐसा कभी हुआ है कि, और होता ही होगा, कि कुछ प्रेग्नेंट महिलाएँ भी अरेस्ट होती होंगी, उनके बच्चे भी जेल में होते होंगे। उन बच्चों का पालन-पोषण कैसे होता है? देखिए जेल में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आई है, पहली बात तो ये है कि जो भी जेल में आता है, सबसे पहले उसका पहले दिन ही मेडिकल मुलाजा होता है। और अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको पहले दिन से ही जो है वो गायनी सर्विसेज और जो डाइट वगैरह होती है वो देना शुरू कर देते हैं। पर जो मेल और फीमेल में फ़र्क ये है कि फीमेल में
ज़्यादातर केसों में बेल जो होता है रूल होता है और जेल एक्सेप्शन होती है। जबकि अच्छा, मेल के केस में वो जेल में भेज उल्टा देते हैं, होता पर फीमेल के केस में वो नहीं भेजते। तो अगर पहली बात तो है, प्रेग्नेंट अगर होती है तो उसको जेल भेजते ही नहीं। पर जेल में अगर आ गई तो ऐसी केस में होती है जिसमें कि अगर बेल दे दे अपनी किसी ने क्राइम किया है तो जब तक वो अपनी श्योरिटी नहीं देगा तब तक तो छूट नहीं सकता ना। अगर कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है, कोर्ट ने कह दिया कि इसको बेल पे छोड़ दो, बेल के लिए कोई श्योरिटी लेके आएगी, देगी। हम्म। अगर वो श्योरिटी देते नहीं तो फिर एक बाई कंपल्शन उसको जो है जेल में आना ही पड़ेगा। वो जेल में अगर आ गई तो फिर आपको पूरी जो गायनी की सर्विसेज हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हैं, सारी आपको मिलेंगी, डाइट वगैरह मिलेगी, ताकि आपका बच्चा जो है हेल्दी पैदा हो। और जो आपका बर्थ रिकॉर्ड है उसमें ये नहीं आएगा कि बच्चा जेल में पैदा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे लॉ ये कहते हैं कि आप उसमें एरिया का बताएंगे नाम, ये नहीं लिखेंगे जेल में, क्योंकि फिर वो जो है फिर बच्चे को कास्टिगेट हो अपनी जाएगा। जिंदगी का मौका मिलना हाँ, चाहिए। कास्टिगेट हो जाएगा कि तू जेल में पैदा हुआ था। आपको मैं इंटरेस्टिंग इसमें बात बताता हूँ। ये 2000 अर्ली 2000 की बात है। हमारे यहाँ प्रेगनेंसी जनरली जो है 15-20 तो डिलीवरी होती थी जेल में। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता क्या साल में, कुछ। महीने में? साल में साल। 15-20 के करीब होती। तो एक साल में हमने देखा करीब 45 डिलीवरी हो गई एक ही साल में? हाँ। बड़े हैरान हुए कि यार एकदम प्रेग्नेंट लोगों ने सारे ऐसे क्यों प्रेग्नेंट यही जेल आ जेल गए? में क्यों आ रहे हैं। इसमें एक सॉरी इसके बाद बताऊंगा। तो जब हम उसमें गए, डिटेल में गए, तो हमें पता लगा कि एक पार्टिकुलर झुग्गी झोपड़ी की औरतें हैं, वो शराब के केस में जेल में आ रही हैं। एक्साइज एक्ट का केस होता है, बड़ा हल्का केस होता है, उसमें आप जैसी जमानती अपना लेके जाओगे तो आपको जेल में भेजते ही नहीं है। पर वो जमानती दे नहीं रही थी, इसलिए वो जेल में आ गई। जब 45 डिलीवरी हुई, हमें हैरानी हुई कि क्या हो रहा है। तो जब हम गए डिटेल में तो हमें ये पता लगा उनको ये इम्प्रेशन है लेडीज को, जो फीमेल जो आई है जेल में, कि अगर जेल में डिलीवरी होगी तो लड़का पैदा होगा। अरे क्योंकि भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे, तो जेल में होगा लड़का पैदा होगा, और लड़का जो पैदा होगा बड़ा गुणी होगा, जैसे भगवान हमारे कृष्ण थे। इतने गुणी थे। तो इस मिसकंसेप्शन को लेके वो जेल में आ रही थी। फिर उसमें हमने थोड़ी मुशक्कत की, मैं प्रेस ऑफिसर था जेल का, तो हमने अखबारों में दिया कि 45 बच्चे पैदा हुए, उसमें नंबर याद नहीं मुझे, 30 के करीब जो है लड़कियां थी और 15 लड़के थे। तो उसके बाद धीरे धीरे ये झुकाव जो जेल में आने का वो कम हुआ। ये तो अपने आप में अद्भुत हाँ, बात है। एक और बताऊं आपको, एक क्या क्या हुआ था कि गोहर शाही प्रिजनर थे। गौहर गोहर शाही, गौहर उनको, शाही। उनको पाकिस्तान ने एक्सकम्युनिकेट किया हुआ था, जैसे अहमदिया मुस्लिम को किया हुआ है, ऐसे गोहर शाही मुस्लिम थे, उनको भी उन्होंने एक्सकम्युनिकेट किया हुआ था। तो उनके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वहाँ के कुछ 50-60 लोग थे, जिसमें कि मतलब 30-35 औरतें थी, 20-25 मर्द थे। ये लोग पाकिस्तान इंडिया में आए टूरिस्ट वीजा लेके, आए, और यहाँ पे आके इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कनॉट प्लेस में। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट थे उनको जलाया सबके सामने, प्रेस वाले कवर कर रहे कि। तो जब पासपोर्ट को जलाया तो नेचुरली पुलिस ने पकड़ा उनका, कोई जमानत देने वाला कोई था नहीं, तो उनको जेल में भेज दिया। जब जेल में भेजा, जेल में आए, तो ज्यादातर जो औरतें थीं वो प्रेग्नेंट थी। पूरी प्लानिंग से वो आए थे कि, मैं आपको बताता हूँ क्या प्लानिंग थी। जेल में आए तो उन्होंने यहाँ पे एक एक करके बच्चे होने शुरू किए। उनके मेरे को 20-25 बच्चे हो गए यहाँ पे। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी बच्चा यहाँ पैदा होगा तो वो भाई वो इंडियन होगा। हाँ। भाई तो उनको उधर से पाकिस्तान में बड़ा वो था कि इन्होंने हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाया इंटरनेशनल पब्लिसिटी के लिए।
तो फिर इंडियन गवर्नमेंट की वो थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटी की कई चीज़ देखनी, उनका था कि इनको जो है यहाँ से तिहाड़ से सीधा गाड़ी में बिठा के, रेलगाड़ी दिल्ली कैंट स्टेशन पास है, इनको जो है पाकिस्तान भेजा जाए। पर तब इन्होंने स्टे लगा दिया कि पाकिस्तान में अगर हम गए, इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दी कि अगर पाकिस्तान में गए वो तो हमें जेलों में डाल देंगे, मार देंगे, और हमारे बच्चे जो है जो इंडियन जो नेशनल इंडियन है है उनको उनका कैसे आप भेज दोगे वहां पे। तो उसके बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया, कि ह्यूमन टच तो हर एक जगह रहता ही है हमारी डेमोक्रेसी में। तो उसके बाद उन्होंने यूएन की जो ह्यूमन राइट कमीशन है, UNHRC, उसको भी इन्होंने वो किया, तो उन्होंने भी इनका केस लिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम इनको यहाँ नहीं रखेंगे, खाली बच्चों को तो रख सकते हैं क्योंकि वो इंडियन नेशनल है, इनको औरतों नहीं को रख और सकते। माँ बाप को नहीं रख सकते, वो जो कि कोई माँ बाप मानेगा नहीं। तो उसके बाद ये केस काफी देर तक चलता रहा। तो उसके बाद जो है उनको यूरोप में डिफरेंट कंट्री में उनको नेशनलिटी मिल गई। ये तो मतलब कुछ और ही हो गया। सर, अद्भुत। अद्भुत। सर, एक एक कहीं एक किसी रील में देखा मैंने, कहाँ पढ़ा मुझे ठीक से याद नहीं है, कह रहे हैं कि जेल में नाई की नौकरी बहुत खास होती है। क्या क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, नाई आप देखेंगे, आप अपने घर के नाई भी देखेंगे, ये बड़े बतूनी होते हैं। आप कभी भी किसी नाई को देखो, हाँ, वो कुछ ना कुछ कान में बोलता आप रहेगा। नाई को देखो, या आप कभी ऑटो पे कभी आप घूमे हो, तो आप देखोगे ऑटो ड्राइवर भी आपसे बातचीत करता जाएगा, आप कहाँ जाना है, क्या है, वहाँ क्यों जाना है, वो आप बातचीत करते रहोगे उससे। उससे आपको बहुत सा, मैं तो कभी ऑटो में बैठता हूँ तो बहुत बात करता हूँ उससे, मुझे पता लग जाता है कि इस टाइम देश की नब्ज क्या है। आपको देश की नब्ज पता लगती है मैं तो उनसे। आज ही करता हुआ आया हूँ। आप आज भी बात करते आए होंगे। तो जो नाई होते हैं जेल में, इनका क्या होता है, ये नाई वाला जो प्रोफेशन है, बार्बर का प्रोफेशन, बड़ा ही ल्यूक्रेटिव होता है। लुक्रेटिव? हाँ, कैसे? ल्यूक्रेटिव ऐसे होता है कि एक तो आप जिस ट्रेनर की शेव करेंगे या बाल काटेंगे, वो कुछ ना कुछ तो टिप देगा आपको। तो आप मतलब अर्न कर रहे हो, सरकारी आपको ब्लेड मिल रहे हैं, सरकारी आपको शेविंग क्रीम मिल रही है, और आप अर्न कर रहे हो। हर कोई नहीं भी ऐसे नहीं करवाता कि आपसे कटिंग करवा ले और आपको पैसे ना दे। एक तो वो आपकी बड़ी हैंडसम आप अर्निंग कर लेते हो, उसके लिए आपको वेजिस भी मिलते हैं। वेजिस मिलते हैं मतलब आपको डबल इनकम एक तरह की हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, इनकी बड़ी बातूनी इनकी नेचर होती है। तो ये लोग जो नाई होते हैं, जब जैसे जेलर की वो कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो जेलर को कहेंगे, जैसे हमने शोले पिक्चर में भी देखा था, जेलर के कान में कहेंगे, सर वो वाला प्रिजनर जो आपकी बड़ी बुराई करता है, वो आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था। कहते यार ऐसे मेरे बारे में ऐसा ऐसा क्यों कह रहा था? नहीं सर, वो तो आपके बच्चों के बारे में भी जानता है, आपकी एक बहन है, आपका भाई है, आपकी बहन जो है इसमें पढ़ रही है, वो वो कहेगा यार ये तो बड़ी काम की बात मेरे को बताया, मेरी पर्सनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। क्या वो आपके कान में कहेगा, सर वो वाला बंदा जो है भागने का प्लान बना रहा था, वो कह रहा था जेलर तो मूर्ख है, हम ऐसे ऐसे भाग जाएंगे। तो आप देखेंगे जो बातूनी वो होती है, जनरली क्या होता है कि जो नाई होता है, उसका जो अपोजिट गैंग होता है या जिसे वो जेलसी रखता है, वो उनके नाम जेलर के कान में ले लेता है। उसका पर्पज भी सर्व हो जाता है। जैसे दोनों होता है का ना, क्लोज भी बन जैसे गया। जैसे बाहर भी होता है बॉस की चमचागिरी वो करके, अपोजिट उसको कहते हैं, तो उसको उसका वो भी हो जाता है। फिर जिस अपना एक अच्छी बुक में तो आ ही गया कि वो साहब की जो मालिश कर रहा दोनों है, के क्लोज हो गया वो तो। दोनों की क्लोज हो गया। तो ये करके इस तरीके से अपना पर्पज सर्व करता है। तो आप अगर देखेंगे किसी भी जेल में, सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसको बार्बर की उसके ऊपर किया होता है। जिसको मतलब जेलर फेवर करना चाहता है उसको बार्बर का काम दे देता है। कई बार तो मैंने देखा है सरदार कि सर हमने बार्बर का काम करना है। अबे सरदार लोग तो कैंची हाथ में नहीं लगाते, तो वो क्या क्यों कर वो रहा कहते नहीं है? सर मैंने बार्बर का काम करना है, मैं हिंदू हूँ, बार्बर का काम करना है। जबकि हमें उसको उसमें सिख लिखा हुआ उसने। तो अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि ये बात करते हैं। सर, एक एक अकाउंट्स ऑफिसर आपसे बहुत क्लोज थे, आपने किताब में भी जिक्र किया है उनका। उनकी मौत आपके ही घर में हो गई। सो उस क्या हुआ था उनके साथ?
देखिए ये बात 82 की है। जेल में एक अच्छी बात ये होती है कि जो भी जेल में नौकरी कर रहे होते हैं उनको एकोमोडेशन बड़ी जल्दी मिल जाती है। क्योंकि जेल में अपनी ये 24 घंटे की नौकरी होती है, कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है जेल में, तो आसपास एकोमोडेशन में ही कहीं रहना। आसपास जेल के क्वार्टर होते हैं, इसमें आपको एकोमोडेशन मिल जाती है। तो ऐसे ही हुआ था कि ये मेरे ख्याल 82 की बात है, मुझे मकान अलाट हो गया। तो मैं मकान का क्या करूंगा, बड़े बड़े मकान होते थे, मकान का मैं क्या करूंगा, तो मेरा खाली पड़ा रहता था। तो हमारा जो अकाउंट ऑफिसर था, जगदीश सिंह उनका नाम था, क्योंकि नाम लेने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अब तो ये नहीं। हाँ, जगदीश सिंह थे, वो आर्मी सर्विस से आए थे। तो मैंने वो कहने लगे कि मैं अपनी बहन के यहाँ रहता हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है, मेरी फैमिली जो है हिमाचल में रहती है, तो मैं आपके घर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने कहा यार मेरा घर खाली पड़ा हुआ है और अकाउंट ऑफिसर मेरे घर में रहेगा तो एक घर की रखवाली भी होती रहेगी, और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मैंने कहा ठीक है आप रह लो। तो मैं जब भी उनको मिलता था तो बड़ा चीयरफुल होते थे, उनकी आदत थी रात को थोड़ी वाइन वगैरह या विस्की वगैरह लेने की। तो ठीक है, वो अपनी उनकी वो थी, क्योंकि हमारा परिवार एक आर्य समाजी होने की वजह से हमारे यहाँ बिल्कुल टैबू था कि आप विस्की वगैरह के सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे। तो एक बार मैं उनके पास गया, ये एग्जैक्टली था 22 या 23 दिसंबर थी 82 की। मैं उनके पास गया तो काफी शराब पी के बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे कि मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों दुखी हो? कहने लगे जो हमारा आईजी है, बहुत हाई पत्ती पे डी के दास होते थे, मैं नाम भी उनके ले रहा हूँ, फाइनेंशियल कमिश्नर होते थे प्लस आईजी की पोस्ट पे थे वो। कहते वो मेरे को बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारे जो जेल की जो सबसे महंगी जो परचेज होती है वो होती है कंबलों की। कंबल। हाँ, ब्लैंकेट्स। वो मुझे जोर डाल रहे हैं कि आप ब्लैंकेट जो है पानीपत के एक पार्टिकुलर वेंडर से खरीदो। अच्छा। कहते पर उसका जो है वो जो उसकी ना तो क्वालिटी अच्छी है, पर मेरे को ये प्रेस डाल रहे हैं, और मेरे को बड़ा जलील किया आईजी ने। सबके सामने मुझे कहा कि अगर तू करके बोला कि अगर तू इस को अप्रूव नहीं करेगा, इस पार्टी को अप्रूव नहीं करेगा, तो तेरे को मैं देख लूंगा तू नौकरी कैसे करता है। तो मुझे कहने लगे मेरे को बड़ा जलील किया, मेरा जीने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है, ये चीजें तो नौकरी में आती रहती हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो अकाउंट ऑफिसर की जो जॉब होती है काफी एक इम्पोर्टेंट जॉब होती है, और अकाउंट ऑफिसर के जब तक सिग्नेचर नहीं होते किसी फाइल पे तब तक वो चीज आगे जा ही नहीं सकती। उन्होंने वो वाली चीज आईजी के प्रेशर में आके वो कंबल जो वेंडर का वो कह रहे थे, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया उस बात को। तो मुझे कह रहे थे कि मेरी बेइज्जती बढ़ी हुई है, मेरा जीने का दिल नहीं कर रहा। तो ये 22 या 23 दिसंबर की बात है। मैंने कहा नहीं सिंह साहब, आप इतने भावुक मत हो, आप तो आर्मी से हो, तो इतने भावुक मत हो। हम 25 तारीख को हम दोनों बैठ के क्रिसमस हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। क्या ठीक है, इकट्ठे हम डिनर जो हम इकट्ठे करेंगे। मैंने बिल्कुल हम डिनर इकट्ठे करेंगे। तो 25 तारीख को एक आर्य समाजियों का जुलूस निकलता था, तो मैं उस जुलूस में गया हुआ था। तो वहां से मैं जैसे ही जुलूस खत्म हुआ तो कोई शाम के 6-7 बजे करीब मैं घर पे आया। तो मैं काफी देर तक नॉक करता रहा, बेल बजाता रहा, सिंह साहब सिंह साहब सिंह साहब करते रहे, तो दरवाजा नहीं खुला। जब दरवाजा नहीं खुला तो पता नहीं, देखें भगवान कैसे हेल्प करता है। तो मैंने मेरे मन में ये आया कि सिंह साहब ने शराब पी ली होगी और कहीं ऊपर नीचे पड़े होंगे, क्योंकि दुखी पहले थे ही, तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने शराब वगैरह पी ली होगी तो पड़े होंगे ऐसे। तो बाई चांस देखें ईश्वरीय ताकतें कैसे आपकी हेल्प करती हैं। तो मैं तब पहले तो मैंने सोचा चलो मेरी नाइट ड्यूटी है, जेल में राउंड वगैरह लेना होता है, तो मैं जेल में जाके अपना बैठता हूँ। फिर मेरे मन में आया नहीं यार, मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि हम डिनर इकट्ठे करेंगे, तो नहीं मुझे उनको जगाना चाहिए अगर सो भी रहे हैं पी के। तो तभी मेरे को हमारा एक हेड वार्डर मिला, राज सिंह। तो उसको मैंने कहा राज सिंह यार सिंह साहब दरवाजा नहीं खोल रहे। तो
वो कहता ठीक है अभी मैं खुलवाता हूँ। तभी एक हमारा दीना करके एक वो होता था जो अ, खेती का काम करता था, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर था वो हमारे यहाँ। तो वो अचानक मिल गया कि वो जा रहा था, तो हमने उसको कहा कि साइकिल पे खड़े होके दीवार के पीछे से, हमारे जो घर के पिछवाड़ा था उसकी दीवार थी कोई 10 एक फीट होगी, हमने कहा कूद के तू इसके अंदर जाके दरवाजा खोल दे। उसने जाके दरवाजा खोला उसने जाके दरवाजा खोला तो फिर हम अंदर एंटर हुए तो अंधेरा हो चुका था। मैं कह रहा सिंह साहब सिंह साहब सिंह साहब करके, मतलब आधा अंधेरा था आधी सुजाला भी था। मैं हम चारपाई के नीचे देख रहे, वो देख रहे उनको, तो सिंह साहब का कोई पता नहीं लग रहा था। फिर हमने एकदम बत्ती जलाई, पहले हमने बत्ती नहीं जलाई थी, बत्ती जलाई तो तभी मेरा जो हवालदार मेरे साथ था कि सर ये तो मर्डर हुआ पड़ा है, देखो नीचे सारा खून है। मैंने देखा वाकई खून के निशान थे, जो कि किचन और बाथरूम हमारे आमने सामने होते थे, तो किचन से बाथरूम और बाथरूम से किचन की तरफ आ रहे थे। तो मैंने देखा है, मैं भी एकदम घबरा गया कि ये तो कोई मर्डर है। तो फिर हमारा जो बाथरूम था उसकी खिड़की बाहर खुलती थी, कोई ग्रिल वगैरह नहीं लगी थी। तो हमने ना वो टॉर्च जला के देखा अंदर शीशे में, तो साफ पता लग रहा था कि वो एकदम सीधे लेटे पड़े हैं और पैर से जो है दरवाजा भी बंद है बाथरूम का, शराब की बोतल पास पड़ी हुई है। तो अ, ये देखा भी तो ये पक्का हो गया कि ये या तो मरे पड़े हैं या जो है, क्यों खून बहुत सारा था। तो बाई चांस बत्ती जैसे जली तो तभी एक कागज भी साथ ही पड़ा हुआ था, वो बाथरूम के बाहर पड़ा हुआ था। बाथरूम तो उनके पैर से बिल्कुल जाम हुआ पड़ा था, बाथरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। कागज को पढ़ा तो उसमें अपनी बहन के नाम पे उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई, तो वो सारा कागज खून से लथपथ था। तो उस पे ये उन्होंने लिखा हुआ था, अपनी बहन के नाम पे लिखी थी, बच्चों का ध्यान रखना। मैं जलालत में मैं नहीं जी सकता था, हमारे आईजी ने मुझे बहुत गालियां निकाली, बहुत जलील किया सबके सामने, तो इस जलालत में मैं और नहीं जी सकता, तो इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूँ, बच्चों का ध्यान रखना। जब वो पढ़ी तो उससे पता लग गया कि मर्डर नहीं हुआ, इन्होंने अपना सुसाइड किया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने आगे सारा इन्वेस्टिगेट किया, तो नेचुरली सुसाइड नोट मिल गया था, तो उनको सुसाइड डिक्लेयर किया। वो तो खून कहाँ से आया था? खून उन्होंने क्या किया था कि जाके अपनी गर्दन की एक नस होती है यहाँ पे, ये अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे पता लगेगा, उस नस को अगर आप काट देते हैं तो आपका इंस्टेंटली सारा ब्लड जो है, आपकी आर्टरी जो है यहाँ पे आपने काट दी तो आपका ब्लड सारा बाहर आ जाता है और बहुत जल्दी आपका डेथ हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया था, शराब काफी सारी पी के, तो किचन नाइफ से उन्होंने ये वाली नस काट ली थी। दूसरा, मुझे जहां तक लगता है, मुझे लगा कि उन्होंने सोचा होगा बाद में कि यार मैं तो अपनी जान ले रहा हूँ, वो बेचारा सुनील गुप्ता फंस जाएगा, घर तो उसी का एक तो मैं उसके घर में रह रहा हूँ, वो मेरे से कोई किराया नहीं ले रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, वो बेचारा फंस जाएगा। तो ये सोच के उन्होंने फिर वो गए, कागज ढूंढ के लाए और उस पर जाके उन्होंने ये सुसाइड नोट लिखा। थैंकफुली आप उस दिन थे भी नहीं। नहीं, मैं तो वहां रहता ही नहीं था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। मकान मैंने आपको जैसे बताया जबरदस्ती अलॉट कर देते थे, आपकी कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं होती थी, और वो दे दिया उन्होंने। हाँ मकान दे दिए, क्योंकि उनको नहीं तो ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाता है कि आपने मकान जब खाली पड़ा था तो आपने अलॉट क्यों नहीं किया। तो ये वाला हादसा साफ पता लग रहा था कि उन्होंने क्यों सुसाइड किया। मैंने अपने नोट में जो उनसे मेरी आखिरी बात हुई थी मैंने लिखी कि आईजी, मैं सोचता हूँ मैं कितना दिलेर था उस टाइम पे भी, अभी नई नई नौकरी पे गया था मैं, 81 में तो नौकरी लगी थी, 82 में हादसा हो गया। तो मैंने लिखा कि उसने मेरे को ये बात कही थी। पर अब देखिए जैसे हिंदुस्तान में सिस्टम है, कुछ नहीं होता, जो अगर आप इन्फ्लुएंशियल हो कुछ नहीं होता। उस आईजी के खिलाफ इवन मुझे लगता है कोई शोकास भी उनको इशू नहीं किया होगा। पर ऊपर वाले का आप न्याय देखोगे, लाजवाब न्याय होता है। हम तो कई बार कहते हैं कि न्याय हमें यहाँ कोर्टों से नहीं मिलता, मेन जो न्याय मिलता है ऊपर वाले की, उससे मिलता है। उसके जो डीके दास था, उसके बेटे ने बाद में, मेरे ख्याल 2-3 साल में, उसने सुसाइड कर लिया पंखे से लटक के, ये कहते हुए कि मेरा बाप जो है किसी की सुनता नहीं है, अपनी चलाता है,
तो उसका भी कुछ अफेयर था जो उसका बाप मान नहीं रहा था, तो उसने सुसाइड कर लिया। अखबारों में आया था बड़ा बड़ा। उसके बाद दास साहब खुद इतने डिप्रेस हो गए थे, फाइनेंशियल कमिश्नर सबसे बड़ी चीफ सेक्रेटरी के बराबर पोस्ट होती थी, वो खुद इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने भी अपना सुसाइड कर लिया। तो ऊपर वाले का न्याय है, आप किसी को अगर जो चीज आप किसी को दोगे आपको वो चीज मिलेगी मिलेगी। अगर आप चाहते हो दूसरे अपना सुख लेना, तो आप दूसरे को सुख देना शुरू कर दो, आपको सुख अपने आप मिलेगा। आपको एक जो न्याय, कोर्ट के न्याय से ज्यादा ऊपर वाले के न्याय पे विश्वास करना चाहिए। जो आप दोगे किसी को वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने दुख दिया, तो देखो आके जाके सुसाइड पे सुसाइड उनके घर पे हुआ। सर, रिटायरमेंट से पहले चार्जशीट वाली क्या बात हुई? देखिए क्या था कि चार्जशीट के पीछे भी सुब्रतो राय सहारा थे। बट पूरा जेल तो उनका काम कर ही रहा था। पूरा जेल तो उनका काम कर ही रहा था, पर आप एक उससे हटके चल रहे हो, लीग से हटके चल रहे हो। मैं उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं इनके पास गया, क्योंकि कोर्टें भी कहती थी, उन्होंने कई बार कहा था कि सुनील गुप्ता जो है जेल की आत्मा है। और कोर्ट में जो भी एक अगर किसी की कंप्लेंट होती थी, मैं जाके जो भी अगर कोर्ट को कह देता था नहीं ये ठीक है या ये गलत है, कोर्ट मेरी बात मानती थी, विश्वास करती थी। एक म्यूचुअल ट्रस्ट हमारा होता था। तो जब मैंने देखा कि उनको इतनी सारी सुविधाएं इन्होंने उसने खरीदी हुई हैं, देर की ना, उसने इतनी सुविधाएं खरीदी हुई हैं, जैसे आपने सुकेश चंद्रशेखर के बारे में तो अखबारों में पढ़ा होगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास गया, पहले अपने जेल मंत्री के पास गया, क्योंकि जेल मंत्री मुझे जानते थे, वो हमारे एरिया से ही जो है एमएलए थे, सैनिक विहार से मैं रहता था, तो उसी एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी थी। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने फिर मेरे को, एक और भी हमारे बीच चालू थे, उन्होंने मेरे को जाके सीएम से मिलवाया। पहले हम सीएम से उनके ऑफिस में मिले, वहां जाके सारी बात मैंने बताई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि घर पे आओ, तुमसे घर पे बैठ के बात करेंगे। सीएम ने कहा? हाँ, मैं फिर सीएम के घर गया, तो वहां पे मैंने जाके जो मेरे दिल की बात थी मैंने साफ बताई कि ऐसे ऐसे पूरे सिस्टम को इन्होंने खरीदा हुआ है। तो जब मैंने ये बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि हम क्या इसमें एक्शन ले सकते हैं। मैंने कहा एक्शन तो आप ले सकते हो, कम से कम जो डीआईजी उसको तो एकदम निकालो यहाँ से, उसको तो आप निकाल सकते हो। बेशक आईपीएस अफसर जो है उसको आप नहीं कर सकते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है, पर उसको भी दिल्ली गवर्नमेंट चाहे तो उसको सरेंडर कर सकती है वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैंने कहा आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ जो हमारी हुई थी, नहीं तो ये डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होता। तो मैं जो फेस टू फेस बात हुई, फिर कहने लगे कि जो जेल मंत्री थे उन्होंने कहा कि अगर हम वो कहते हैं कि आपने इतनी फैसिलिटी दे रखी है, तो ये तो सुप्रीम के ऊपर एक्शन होगा, उसके ऊपर थोड़ी एक्शन होगा डीजी और डीआईजी के ऊपर। मैंने कहा आप सुप्रीम के ऊपर एक्शन लोगे तो वो अपने आप बता देगा कि मैं डीआईजी डीजी के कहने से सारी फैसिलिटी दे रहा था, तो आपको पता, इंक्वायरी तो आप करने की हिम्मत रखो। तो खैर मैंने बता दिया, मेरा मन हल्का हो गया और मैं आ गया वापस। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो मुझे डीजी वो कहते हैं कि तूने गरीब आदमी को मरवा दिया। क्या गरीब आदमी को मरवा दिया? इसमें गरीब कौन था? हाँ, वो इसको गरीब कह रहे थे, सुब्रतो राय सहारा को। अच्छा। तो मुझे पता लगा, तो उनकी डील हुई थी सुब्रतो राय सहारा से, पैसे उन्होंने, जो मुझे पता लगा था, मैं हियर से कह रहा हूं, मतलब कि इनको पैसे पहुंचा दिए। मुझे बड़ा शौक लगा कि जिस आदमी को हम क्रूसेडर मानते थे, कि जो बंदा एक एंटी करप्शन पे क्रूसेडर है, या जो ह्यूमैनिटी का जो क्रूसेडर है, वो ऐसी बातें उसने हुआ है। तो मुझे डीजी ने बताया कि ऐसे से कर दिया उसका हिसाब किताब। तो ये बात मुझे तब समझ आई, थोड़ी देर बाद जब वो कमिश्नर बन के गए, तो उन्होंने कई सारे एमएलए इनके गिरफ्तार किए, जबकि उससे पहले जो कमिश्नर थे उन्होंने इनके एमएलए गिरफ्तार किए, तो ये बड़ी बड़ी गालियां निकालते थे उनको। पर इन्होंने जब एमएलए उससे ज्यादा गिरफ्तार किए, तो ये उसकी तारीफ कर रहे थे। तो मुझे किसी ने कहा कि तूने दोस्ती करवा दी इनकी। पर क्या करें, समाज ऐसा है, जो भी है। तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि जुलाई में जब मैं रिटायर हुआ, होने वाला था 2016 में। हाँ, जब मैं 2016 में मैं रिटायर हुआ 29 जुलाई को।
मेरा बर्थडे भी 29 जुलाई को होता है, तो मैं अपने बर्थडे वाले लकी था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन रिटायर हो रहा था। उससे ठीक एक हफ्ता पहले 22 जुलाई को मुझे 12-15 पेज का जो है एक चिट्ठी आई कि सर डीजी साहब ने आपको भेजी है। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा ये। जब उसको मैंने खोला तो मेरी जमीन से पाँव तले जमीन पाँव खिसक तले गई। जमीन खिसक गई। उसमें देखा मेरे को मेमोरेंडम दिया हुआ था, चार्जशीट दी हुई थी, जिसमें कि तरह तरह के चार्ज लगाए हुए थे कि मैंने कुछ 10 साल पहले कोई सामान खरीदा था, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब जो क्या था कि मैं क्लासेस वगैरह लेता था स्टाफ को लॉ के बारे में बताता, क्रिमिनल लॉ के बारे में, जेल मैनुअल के बारे में। ये मेरी ड्यूटी शुरू से रही है कि मैं स्टाफ को एजुकेट करता था। तो डीजी के कहने से, डायरेक्टर जनरल के कहने से हमने ये एक स्क्रीन और प्रोजेक्टर खरीदा था, प्लस एक लैपटॉप खरीदा था। इन्होंने, जबकि उसने हाथ से, अपने डीजी ने लिखा हुआ था, जो पहले वाले डीजी थे उस टाइम पे, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था ये खरीदो, और फिर उन्होंने ही खरीदा, मैंने नहीं खरीदा, फाइलें खाली मेरी थी। उन्होंने कहा कि इस नेगोशिएट किया और उससे जाके रीजनेबल रेट पे उन्होंने खरीदी, करीब होगा 2 लाख का, इससे ज्यादा नहीं था। तो चार्जशीट ये मुझे दे रहे हैं, वो भी एक हफ्ता रिटायरमेंट से पहले, और उस आदमी को जिसकी सारी उसमें जो उम्र जो है, आउटस्टैंडिंग सीआर, किसी की भी आउटस्टैंडिंग सीआर नहीं होती थी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं होती थी। मेरी सारी 1 या 2 सीआर को छोड़ के सारी आउटस्टैंडिंग सीआर थी, और मैं एक इकलौता ऑफिसर था उस टाइम पे जिसको कि राष्ट्रपति जी का मेरिटोरियस सर्विस मेडल फॉर करेक्शनल सर्विस और डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दोनों मिले हुए थे। अकेला आदमी था, और लीगल फील्ड से तो अभी भी मैं अकेला था जिसको दोनों मेडल मिले थे। उस आदमी को एक हफ्ता पहले चार्जशीट दे रहे हैं कि ये तुमने जो चीजें खरीदी इरेगुलर तरीके से, ये नहीं कह रहे कि कोई मैंने घपलेबाजी की, शुक्र है भगवान का कि उन्होंने ये वाली बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि आपने ये जो चीजें खरीदी, ये आपने रूल्स को वायलेट करके खरीदी। तो मैं चिल्लाता रहा, यार मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं, आप देखो डीजी ने ये लिख के दिया हुआ है, वो सारी चीजें इनको दी, पर वो सुनने के मूड में नहीं थे, क्योंकि जो डीजी थे हमारे, उनको पता था कि एक बार किसी के ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का आप चार्ज लगा देते हैं ना, तो आप बेशक एलजी को क्या, प्राइम मिनिस्टर को भी मिला होगे ना, तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अच्छा, इसने फाइनेंशियल इतना टेक्निकल भी हो जाता इतना है कि टेक्निकल, कोई कुछ हाँ, नहीं कर सकता। कोई आपकी हेल्प करना भी चाहे ना, जब वो जानते होंगे कि इसकी आउटस्टैंडिंग सीआर रही है, प्रेसिडेंट के मेडल मिले हुए हैं, पर वो भी कहते हैं चलने दो, कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करता। तो उसने वो वाला पैतरा अपनाया मेरे ऊपर। उसका नतीजा ये हुआ कि 2022 तक, मतलब आप देख लगाए 2016 से लेकर 2022 तक वो केस चलता रहा, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया मुझे, फाइनली क्योंकि हाँ सत्य की जो, और फिर मुझे विद इंटरेस्ट सारे पैसे जो है उसके मिल गए। पर उन्होंने जो परेशान किया 6 साल तक मेरी लाइफ को, जो पीछे ले गए, मैंने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी थी, मकान नहीं था हमारे पास, मकान का करना था, तो वो सब चीजें पिछड़ी, पर अल्टीमेटली सत्य की जो जीत हुई, और उसमें मेरे को सारे इन्होंने पैसे वगैरह विद इंटरेस्ट वो दे दिए। पर देखें, मेरा ये मानना है कि कुछ भी अगर होता है उसको आप एक्सेप्ट करो, जो चीज होती है आप उसको एक्सेप्ट करो कि आप ये डिजर्व करते हो। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि ये आपको जो मिली है आप इसको डिजर्व करते हो, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। और दूसरा जीने का सिद्धांत है कि जो आपको मिला है आपके फायदे के लिए मिला। आप कहोगे यार क्या फायदा था इसमें, ठीक है ना। अगर इन्होंने मुझे चार्जशीट ना दी होती तो शायद जो सुनील गुप्ता जो आथर बन गया, आज इस्टेब्लिश्ड आथर बन गया है, तो वो आथर ना बनता। एक लोग मुझे कहते हैं इस्टेब्लिश्ड आथर, क्योंकि किताब मेरी जो ब्लैक वारंट मैंने लिखी 2019 में, मैंने किताब लिख दी थी ये वाली। उसके बाद एक और एकेडमिक किताब लिखी, कंपेंडियम लिखा प्रिजनस लॉ के ऊपर, फिर एक राइट्स के ऊपर प्रिजनर की किताब लिखी जजेस और एडवोकेट्स के लिए। तो ये अचीवमेंट ना हो पाती। प्लस मैं लोगों को बताना चाहता था कि जेल किस तरीके से वर्क करती है। मैं जो मेरे साथ जाती हुई थी, मैं लोगों को बताना चाहता था कि मेरे से किस किसने क्या जाति की है। तो जो बात आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, ये सारा क्वेश्चन ब्लैक वारंट से ही पैदा हुआ। ब्लैक वारंट में ये सारी बातें मैंने लिखी थी, किस तरीके से मेरे को इन्होंने फंसाया, किस तरीके से क्यों फंसाया, किस तरीके से फंसाया, और फिर आगे फिर
जो मैंने आखिर तक जो उस टाइम पे जो प्रोसीडिंग चल रही थी डिपार्टमेंट, वो आखिर तक मैंने उसमें लिखी हुई है। सर तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आखिर में हम्म। 2 चीज़ें, एक तो जब आप जेलर थे और जो आज का तिहाड़ है, क्या अंतर देखते हैं? और एक चीज़ अगर बदलनी हो भारत के जेलों में, तो वो क्या चीज़ बदल सकता है? देखिए, जो आज का तिहाड़ है, जो उस टाइम का तिहाड़ है, उस टाइम पे ना एक मुझे लगता है कि हम लोग एक रेजिस्टेंस थे। खासकर मैं अपने आप को समझता हूँ कि अगर कोई भी मैं गलत चीज़ देखता था, मैं अगर कोई रिपीटली गलत कर रहा है, रिश्वतबाजी कर रहा है या लापरवाही कर रहा है, एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दी, मैं छोड़ता नहीं था। इसलिए मैं जेल स्टाफ में बड़ा अनपॉपुलर था, बहुत अनपॉपुलर था। क्योंकि लोग नहीं तो काम करते हैं कि वो कहते हैं खुद भी खाओ और दूसरे को भी खाने दो। कास्ट के बेसिस पे ये ग्रुप बन जाते हैं, आपके रीजन के बेसिस के, आप यूपी के रहने वाले, उस बेस पे आपके ग्रुप बन जाते हैं और खुद भी खाओ दूसरे को खाओ, जेल चाहे सुरक्षा बाढ़ में। तो ये तरीका होता है आज की डेट में। उस टाइम पे, मेरे टाइम पे भी ये होता था कि आप पैसे से खरीद सकते थे, पर मेरी एक पैनी नजर होती थी। कोई होता था, मैं डीजी को कहता था ये इसने गलत किया। मैं काफी देर तक विजिलेंस ऑफिसर भी रहा जेल का। अब जो है, अब मुझे ये लगता है, जैसे सुकेश चंद्रशेखर का केस देखा या और केस देखे, अब मुझे लगता है कि करप्शन ने जेल को इतना खोखला कर दिया कि अब जेल का सिस्टम इतना पोरस हो गया कि कोई भी मिसचीफ करना चाहे बड़े आराम से कर सकता है। पैसा होना चाहिए। पैसा होना चाहिए, ये आज का वो है। फिर जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे क्या रुख क्या में बदल परिवर्तन, हाँ, सकते हैं? रुख में ये परिवर्तन आया। एक तो पैसा प्रधान हो गया, मतलब बाहर भी, जैसे बाहर में अगर लोगों की 1 रुपया कमाने की मंशा होती है, जेल में 2 रुपया कमाने की मंशा होती है स्टाफ की। करप्शन का लेवल यहाँ तक है। जेल को आप तब सुधार सकते हो, एक तो आपका जो है एंटी करप्शन मैकेनिज्म जो है वो बहुत सख्त तकड़ा होना चाहिए। जो भी गलत करे तो एकदम उसके ऊपर एक्शन लो, उसके ऊपर कास्ट या रीजन के बेसिस पे आप वो जो है आप उसकी किसी को बख्शो मत। दूसरा, आपकी ना सोच रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। करेक्शनल होना चाहिए। हाँ, करेक्शन, पॉजिटिव, पॉजिटिव सोच। देखो किरण बेदी के टाइम पे क्या था। किरण बेदी, क्यों अब मैं उसका नाम ले रहा हूं, किरण बेदी के टाइम पे वो जो स्टेप लेती थी प्रिजनर को सुधार करने के, वो साथ के साथ स्टाफ के ऊपर भी वही स्टेप होते थे। जैसे प्रिजनर्स को अगर मेडिटेशन करवा रहे हैं तो स्टाफ को भी वो मेडिटेशन करवाती थी, सरकारी खर्चे भेजती थी कि आप मेडिटेशन करके आओ। और मेडिटेशन के जो वंडरफुल रिजल्ट होते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे देखा है कि मेडिटेशन करने के बाद जो एक शैतान भी होता है वो भी साधु बन जाता है। जैसे जैसे कई सारे केस है, मैंने देखा कि एक प्रिजनर था, लियो गैजनियर करके, तो ड्रग्स के केस में जेल में आया था। इंडियन? नहीं, ये था नॉर्वे का। तो वो पहले जो इंडियन थे उनको बड़ा घटिया नजर से देखता था, थूकता था उनके ऊपर, तो वो संभल नहीं रहा था। तो हमने फिर क्या किया, उसको जो है इसमें डाल दिया। एक मेडिटेशन का कोर्स होता है विपस्सना, विपस्सना मेडिटेशन का कोर्स उसको करवा दिया। जब उसने विपस्सना मेडिटेशन का किया तो उसको अच्छा लगा, तो उसने ऐसे करते करते 6-7 विपस्सना के कोर्स कर लिए, जबकि वो अलाउ नहीं करते इतने करने। पर उसके केस में एज ए धम्मा सेवक, मतलब आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो साधक हैं तो आप कर सकते हो। तो वो एज ए धम्मा सेवक उसने जो है वो कोर्स कर लिया। फिर आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर का ये भी उसने किया। ये तो बल्कि मैंने भी उसके साथ किया था जेल में। तो जब उसने ये कोर्स कर लिया तो वो जेल में था, आया था, उसके ऊपर था कि 3 किलो या 2 किलो स्मैक उसके पास से रिकवर हुई थी एयरपोर्ट पे। तो उसके ऊपर केस ये बना था कि ड्रग्स की ये पेडलिंग कर रहा है। पेडलिंग कर रहा था, क्योंकि नॉर्वे में बहुत महंगी है, तो यहाँ से नॉर्वे लेके जा रहा था। तो उसका मेडिटेशन करके उसमें इतना चेंज आया कि उसने प्रेस के आगे, हमारे यहाँ जब भी मेडिटेशन का कोर्स होता था, मैडम किरण बेदी ने ये रखा हुआ था कि एक जेल में ट्रांसपेरेंसी का लेवल एक अलग लेवल पे था
कि जो भी प्रेस वालों को उनको पूरी फ्रीडम दी हुई थी, जब भी आप जेल में आओ, कोई कवर करना चाहते हो किसी एक्टिविटी को, आप कवर करो। तो मेडिटेशन की उसको एक्टिविटी को कवर करने के लिए प्रेस वाले आ जाते थे। उसको जब लियो, मतलब हर एक साधक से पूछा जाता है कि तेरे में क्या चेंज आया, सभी कहते हैं बड़े अच्छे चेंज आए हैं, पॉजिटिविटी आई है, ये आई है। तो इसको लियो गैजनेर को जब पूछा उसने, प्रेस वाले ने, इसने कहा कि मैंने अपने आप को पहचान लिया। मेडिटेशन के बाद? हाँ, मैंने अपने आप को पहचान लिया कि मैं क्या हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और उस कर्मों का फल जो है भोगना पड़ता है, और उसी कर्मों के फल को मैं भोग रहा हूं। मेरे को कोई भी अफसोस नहीं है मैं जेल के अंदर हूं। बेशक मैं फिजिकली इनकार्सरेटेड हूं, बट आई एम मेंटली लिबरेटेड, मेंटली बिल्कुल शांत हूं। तो ये वाली बात जो है, फिर जब प्रेस ने भेजी तो नॉर्वे के टीवी वाले आए, उन्होंने भी कवर किया इस बात को। वो फिर आए, उससे इंटरव्यू लिया। तो उनकी माँ जो थी, उसने कहा कि जो बेटा मैंने अपना खो दिया था, उस बेटे को मैंने तिहाड़ की दया से, मैंने उस बेटे को दोबारा रिकवर कर लिया। तो वो फिर मिलने आने, पहले वो मिलने नहीं आती थी, लोगों ने पैसे, गरीब घर से थी तो लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उसको दिए, वो फिर मिलने के लिए आने लगी। उसका इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो क्या हुआ, करीब करीब उसने दो साल उसने जेल में काट लिए थे। तो चार्जशीट वगैरह उसको हो गई थी, तो उसके एविडेंस वगैरह स्टार्ट होने वाले थे। तो कोर्ट में गया, उसने जाके कहा कि मैं अपने क्राइम को एडमिट करना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा यार दिमाग तेरा खराब है, 2 साल से चल रहा है, तो अगर तूने एडमिट करना तो पहले दिन कर लेता। कहता नहीं, जब मुझे समझ आ गई है, मैं अपने क्राइम को एडमिट करना चाहता हूँ। कोर्ट बड़ी काशियस होती है ऐसी बातों पे कि क्यों एडमिट करना चाह रहा है। तो उन्होंने, तो उनके अपने ही पुराने डिसीजन को क्वेश्चन करने जैसा हाँ हो उनको, जाएगा। हाँ, तो उन्होंने फिर जेल वालों से पूछा कि जेल वालों के प्रेशर में या प्रोसिक्यूशन के प्रेशर में या पुलिस के प्रेशर में ये एडमिट ना कर रहा हो। कहता नहीं। कोर्ट ने जब एश्योर कर लिया कि कोई इसका वो नहीं है, तो उन्होंने इसको बुलाया, इसकी कन्फेशन रिकॉर्ड की। उसने अपनी कन्फेशन में कहा कि पुलिस ने मेरे ऊपर 2 किलो स्मैक दिखाई है, पर मैं 3 किलो स्मैक लेके जा रहा था। पुलिस ने 3 किलो स्मैक थी, 1 किलो का क्या गया मुझे नहीं पता, और मैं एडमिट करता हूं कि मैं 2 किलो ये 3 किलो स्मैक लेके जा रहा था। कोर्ट की आंखें खुल गई। तो उन्होंने कहा कि तू एडमिट क्यों कर रहा है? कहते मैं इसलिए एडमिट कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी को पहचान चुका हूं कि जिंदगी क्या चीज होती है। खाली 5 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है और कुछ नहीं है। बाकी ये जो हमारे कर्म है, ये हमारे साथ जाते हैं, और जितनी जल्दी आप अपने कर्मों को एक्सेप्ट करोगे, उतनी जल्दी आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब ये सारा इनमें बताते हैं। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि तेरे को पता है कि जो तू एडमिट कर रहा है, इसमें तेरे को मिनिमम 10 साल की सजा हो सकती है, ओब्लिगेटरी है कि 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। कहता मुझे सब पता है। मतलब ये होना ही होना है। हाँ, मुझे सब पता है कि ये हो सकता है। कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसको 10 साल की कैद दे दी और 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। ये बात सब जगह फैल चुकी थी। नॉर्वे में तो फैल गई थी कि एक बंदा जो बिगड़ा हुआ था, वो सुधर के जेल से, तिहाड़ जेल से वापस आ रहा है, मतलब सुधर गया है वो। उसके बाद क्या हुआ कि बड़ी प्रसिद्धि फैल गई, बड़ा अखबारों में नाम वगैरह आ रहा था, बहुत कुछ हो गया। उसके बाद बाई चांस उसकी किस्मत अच्छी थी, नॉर्वे के पीएम जो है यहाँ पे आ रहे थे, इंडिया में विजिट के लिए आ रहे थे। तो उसमें एक एजेंडा आइटम ये भी थी कि इस साधु को यहाँ से लेके जाना, इसकी सजा माफ करके। लियो को? हाँ, लियो को। तो उसके बाद जो है उसकी सजा, मैंने पहली बार देखा था किसी एनडीपीएस के कन्विक्ट की जो है सजा माफ की हो। सरकार ने उसकी सजा माफ की, क्योंकि प्रेसिडेंट को पावर होती है सजा, कोई भी सजा पार, इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात है। हाँ, किसी भी उसकी सजा माफ कर सकते, प्रेसिडेंट और गवर्नर को ही पावर होती है। तो दिल्ली में क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर होती है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर नहीं होती, तो प्रेसिडेंट ने इसकी सजा माफ की। उसके बाद इनको जेल से छोड़ा, उसके बाद इनको एम्बेसी में हमने भेजा, बड़े अच्छे तरीके से विदा किया तिहाड़ से। और उसके बाद जब ये अपने नॉर्वे में गए, तो वहां जाके इन्होंने, देखो वहां जाके भी इन्होंने बहुत सारे गर्म कपड़े जो है तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए भेजते थे। क्या बात! तो ये सुधार होता है। और सुधार ना कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। देखो बिगड़े हुए तो सभी होते हैं। एक बड़ा मशहूर गाना है
हमारे जेल में जो प्रिजनर गाते थे वो था, मुजरिम ना कहना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब जग सियाना है, जो बच गया है वो सयाना है। बाकी वो तो ये गाना बड़ा पॉपुलर, पूरा गाना गाते थे इसका। तो ये बात मैं अब सोचता हूँ तो बिल्कुल सही गाते थे। हम लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, हम कानून को डॉज कर सकते हैं। गरीब पकड़ा जाता है क्योंकि वो कानून को डॉज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, थैंक यू, इतनी आपने सारी बुलाया। कहानियां सुनाई, और हम विश करते हैं कि ब्लैक वॉरेंट का आगे भी हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं भी विश करता हूँ कि जल्दी आए वो, और आए उसमें मेरे ख्याल होना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि इसको काफी सारे फिल्म फेयर और कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, तो बनना चाहिए सेकंड पार्ट जो इसका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।